नहीं बनाया था आपने? फर्स्ट क्लास में क्या नहीं बनाया था? मुझे समझ नहीं आई एक्चुअली भाई। अब हाय, आपका नेट खराब हो गया कि भाई? आपका नेट खराब हो गया, आप हमारा ये कान खराब कर रहे हैं। अच्छा, बॉयलर को। हाय हाय। मैं करता हूँ, मुझे समझ आ गया आप क्या कह रहे हैं। रिकॉर्डिंग में इतने। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम सबको। हम नोट.जेएस की और फालतू की क्लास चल रही थी। हमारी 2 क्लासेस हो गई थी। ठीक, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था इन्वायरमेंट सेट करना इसका कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। ये तो सब मुझे बार-बार कह रहे हैं कि हमें बताएं इन्वायरमेंट कैसे सेट करते हैं, इन्वायरमेंट कैसे सेट करते हैं। था ही नहीं इसके इसमें सेट करने वाला, क्या सेट करवाऊँगा आप सबको। कल लास्ट क्लास में मैंने शुरू से पढ़ाया था, मीन से शुरू से इन्वायरमेंट सेट किया था, इसमें मैं दोबारा से कर रहा हूँ। अब ये मैं लास्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है? उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। अब सबके पास सबसे पहले नोट होनी चाहिए, या आपने गूगल आपकी पे जाना है, स्क्रीन वहाँ पे विज़िबल लिखना है नहीं नोट। है, आपकी स्क्रीन विज़िबल नहीं है। ओके, सबसे पहले जब विजिबल होने बताइएगा। जी, हो गया। सबसे पहले आपने गूगल पे जाकर लिखना है नोट.जेएस। क्या ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं नोट.जेएस आपको पहले ही डाउनलोड करवा चुका हूँ, जब मैं आपको फुल स्टैक पढ़ा रहा था। जब हमने एचटीएमएल सीएसएस करके जावास्क्रिप्ट पे आए थे, और जावास्क्रिप्ट के बाद हमने जब टाइपस्क्रिप्ट स्टार्ट की थी, तब मैंने आपको नोट डाउनलोड करवा दी थी। ठीक है? इसलिए मैंने ये स्टेप दोबारा यहाँ पे नहीं बताया। ये सारे वही स्टूडेंट्स हैं जो पहले नोट करके आए हैं पीछे। नोट डाउनलोड जिन्होंने की हुई थी। टाइपस्क्रिप्ट आपको नोट के साथ ही करवा रहा था। यस। आपने डाउनलोड कर लेनी है। डायरेक्टली डाउनलोड लिखें, वैसे ये डाउनलोड्स पे जाके आप कर सकते हैं डाउनलोड। फिर मेरा ये लिनक्स का आ रहा है, आपका थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। मेरा लिनक्स के वे में आ रहा है, आपने विंडो में करना है, ठीक है? फॉर विंडोज़। तो यहाँ पे विंडोज़ का भी मुझे कमांड कमांड लाइन बता रहा है, आपने कमांड लाइन करना है तो आपकी मर्ज़ी है, पावर शेल के ज़रिए बता रहा है। और दूसरे वर्ज़न से भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लो, ठीक है? तो ये सिंपल मैंने डाउनलोड पहले भी करवाया हुआ है नोड आपको। तो नोड डाउनलोड कर लिया बस, उसके बाद आपने चेक करना है टर्मिनल पे आके, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है नोड माइनस माइनस वर्जन। यहाँ पे आपको नोड का वर्जन स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी शो हो जाएगा, स्टार्ट कह रहा हूँ मैं। नोड का वर्जन शो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अच्छा, एक चीज़ होती है एनवीएम, हम ये भी कभी जाके यूज़ करेंगे। एनवीएम क्या होता है? एनवीएम एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम एट अ टाइम मल्टीपल नोड्स के वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, तो जब जो चाहे वो वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये हम बाद में जाके कभी देखेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी मल्टीपल नोड्स वर्जन की। एक नोड वर्जन में एरर आए तो हम दूसरे में शिफ्ट हो सकते हैं। इस तो आप कह रहे हैं दोबारा से बनाना है, दोबारा से यार नहीं, उसमें ही रेपो में। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 फ़ोल्डर बने हुए थे, तो बंद कर देता हूँ। यहाँ पे नया फ़ोल्डर बनाता हूँ। आप समझिए ये फ़ोल्डर नहीं पड़े, ठीक है? इनको डिलीट इसलिए नहीं ओके, करा क्योंकि ये पड़े, ये कनेक्ट है मेरे गिटहब के साथ, मैंने इसको पुश करना है, ठीक है? बाद में जो मैंने अब बना रहा हूँ मैं, वो डिलीट कर दूँगा और यहाँ पे ले आऊँगा, रहेंगे यही फ़ोल्डर। मैं प्रैक्टिस के लिए दोबारा बना रहा हूँ आपके लिए, प्रैक्टिस नोड ऐप, और यही फ़ोल्डर मैं दोबारा बना रहा हूँ, प्रैक्टिस पाइथन। प्रैक्टिस वाले फ़ोल्डर हैं वो मैं डिलीट कर दूँगा। इनका कोड मैं पहली बार ये उसमें ऐड कर दूँगा। प्रैक्टिस पाइथन ऐप, प्रैक्टिस नोड ऐप। चलें, सबसे पहले हमने नोड पढ़ना है तो हम नोड के अंदर चले जाते हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि नोड क्या होता है, ठीक है? ये हमने सारी डिस्कस कर ली थी कि नोड क्या होता है, हम नोड क्यों यूज़ करते हैं, नोड के फ़ायदे क्या हैं। नोड के अलावा मैंने कोई ऑप्शन बताया था आपको? नहीं, नोड के अलावा ऑप्शन है। आप बैकएंड और भी तरीकों से लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट पे रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए, नोड रन टाइम एनवायरनमेंट है। जैसे पाइथन का अपना रन टाइम इंजन होता है, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए नोड है जो उसको रन करता है। ओके? तो इतनी सी आपने बात याद रखनी है।
जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट हमारा है नोड.js। नोड.js खुद कोई लैंग्वेज नहीं है, ओके। ये सिर्फ रन टाइम इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है। अब हम इस फोल्डर के अंदर हूँ। सॉरी, अभी अंदर नहीं गया, अभी अंदर जाता हूँ इसके, और cd करके प्रैक्टिस ये नोड, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब आपने सिर्फ ये देखना, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, बस नीचे कर देते हैं। तो अब मैंने ये नोड प्रैक्टिस फोल्डर में ओपन कर लेता हूँ। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं कमांड लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो इसके अंदर चीजें आएंगी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने की कमांड है npm init -y। इससे आपसे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और करता हूँ, npm init -y। इससे आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। एक फाइल बन जाएगी जिसे हम कहते हैं package.json, ठीक है। पैकेज.json वही फाइल है जो पाइथन में टमल की फाइल होती है, सेम टू सेम वो फाइल है। इसका पर्पस भी वही है जो टमल की फाइल का होता है। ये हमारे सारी देखती है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई हैं। डिपेंडेंसीज का मतलब कितने मॉड्यूल्स या कितने हमने एक्सटर्नल चीज़ें इंस्टॉल की हैं अपने। आप इंस्टॉल करते होते हो, फॉर एग्जांपल हम अभी इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस, इंस्टॉल करेंगे ईटीएस वगैरह इंस्टॉल करेंगे, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी ने हमारा प्रोजेक्ट रन करना हो तो वो क्या करेगा, वो आके हमारी ये फाइल देखेगा, उसे पता लग जाएगा कि मुझे ये डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करना पड़ेगा, तब ये प्रोजेक्ट रन होगा, ठीक है। जैसे हमने पाइथन में रिक्वायरमेंट्स की फाइल नहीं बनाते, तो यहाँ पे हम सारी रिक्वायरमेंट्स लिख देते हैं कि आपको भाई ये पैकेज इंस्टॉल करने पड़ने हैं, ना मेरा प्रोजेक्ट नहीं रन होगा। पहले अपना इन्वायरमेंट बनाओ, ये पैकेज इंस्टॉल करो, तब रन होगा। यही सेम काम इस फाइल का है, ओके। अब हमने इनिट कर लिया, npm init -y, हमारी फाइल बन गई। तो हमने क्या करना है जी, ये जेसन की फाइल का दोबारा मकसद समझाइएगा, क्यों बनाते हैं और किस काम आती है? आपको टमल की फाइल का पता है पाइथन में किस काम आती है? रिक्वायरमेंट की फाइल किस लिए आती है? पाइथन पढ़ी है आपने? पाइथन नहीं पढ़ी आपने? कहते हैं बताली भाई, आपने पाइथन का कोर्स किया है हमारे साथ? यार पाइथन किया है? पाइथन अपनी स्टार्ट होनी थी लेकिन वो रुक गई थी फिर दोबारा ना। अच्छा, ये किस लिए होती है? एक किस्म के ये आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर किसी ने आपका प्रोजेक्ट रन करना है ना, तो इस फाइल को आकर रीड करेगा, उसे समझ आ जाएगी कि मैं इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत है, ठीक है। इसलिए ये होती है। अभी देखें, मैं अपने प्रोजेक्ट में एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ जिसका नेम है एक्सप्रेस, ठीक है। npm i express, ठीक है, नजर आ रहा है? कमांड है npm i से इंस्टॉल एक्सप्रेस। अब जैसे ही मैं इंस्टॉल करूंगा, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी, देखिए। नहीं, अब इसको इंस्टॉल करने से एक फोल्डर और बनेगा और दो फाइल्स भी और बनेंगी। एक फाइल, एक फोल्डर बनेगा और एक फाइल न्यू बनेगी। देखिएगा यहाँ पे अभी एक फाइल पड़ी है, इसको इंटर करता हूँ। इंस्टॉल हो रही है अपना, देखें। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हुई, यहाँ पे आ गया, शो हो गया भाई ये प्रोजेक्ट इस डिपेंडेंसीज पे लाई कर रहा है, आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट को रन करने से पहले। हो गया, यहाँ पे आके ऐड हो गया, उसका वर्जन भी ऐड हो गया, सब कुछ ऐड हो गया। ये हो गया, इसको करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये नोड मॉड्यूल्स बन गया, और ये हमारी पैकेज लॉग डॉट जेसन बन गई। इसको आपने कभी भी टच नहीं करना, ठीक है। इसमें सारे वर्जन्स लिखे होते हैं। आपने जो ये एक्सप्रेस किया है डाउनलोड का वर्जन क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिटेल लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फाइंड करके दिखाता हूँ, एक्सप्रेस होगी, ये देखो लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सारा लिखा होता है इनके वर्जन्स के बारे में, ठीक है। लाइसेंस मीन्स के एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, कोई पैकेज आप इंस्टॉल करके। नोड मॉड्यूल्स क्या है? यहाँ पे जैसा हमारा पाइथन में वीएनवी होता था, वर्चुअल एनवायरनमेंट, हमारे सारा मॉड्यूल जो है यहाँ पे जाके इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर बना होगा एक्सप्रेस के नेम से, तो हमने कल फाइंड भी किया था ये। ये आप पूछ सकते हैं कि बाकी ये कहाँ से आई, ये वाले ना, हमने तो सिर्फ एक्सप्रेस किया है, मैंने सिर्फ एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है ये वाला। बाकी कहाँ से आई सारे? ये तो होने ही नहीं चाहिए थे यहाँ पे, क्योंकि एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है। देखें, जो एक मॉड्यूल होता है ना, या फिर एक पैकेज होता है, वो मल्टीपल पैकेजेस पे डिपेंड कर रहा होता है चलने के लिए।
एक्सप्रेस जो है ना इन सारे पैकेजेस पे डिपेंड करता है। जब हम एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हैं सारे खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे हम ओपन एआई एजेंट एसडीके इंस्टॉल कर रहे थे पाइथन में, तो उसके साथ काफी ज्यादा पैकेज खुद ब खुद इंस्टॉल हो रहे थे। वैसा ही ये है। ओके, अभी तक कोई क्वेश्चन? ओके चलें, अब हम ये फाइल बना लेते हैं, जीएस की फाइल जहाँ पे हम कोड लिखेंगे, वो बना रहा हूँ। कमांड से आप फाइल बना सकते हैं, टच की आप वैसे भी बना सकते हैं, टच की कमांड से बनाने आपकी मर्जी है। का मैं नेम रख रहा हूँ script.js, script.js। ये देखिए फाइल बन के आ गई, ठीक है। हमारा सेटअप हो गया, बस यही सेटअप होता है, तो कोई सेटअप नहीं होता हमारा इनिशियल, ठीक है। अभी हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तब मैंने आपको बताया था हम फोल्डर्स बनाते होते हैं राउट्स के। याद है सबको? कल लास्ट क्लास में बात हुई थी राउट्स के। और मुझे बताओ और कौन से फोल्डर होते थे, ये बताएं। अच्छा, जो आपने कल बनाए थे एमवीसी के अंदर, तो वो थे जी, कंट्रोलर्स और कंट्रोलर कंट्रोलर्स होते हैं, राउट्स होते हैं, राउट्स होते हैं और और कौन सा मॉडल्स होता है? भी होते हैं, यूटिल्स भी रूल्स भी होती होते हैं। हैं, भी होते हैं, मॉडल्स भी होते हैं, ठीक है। ये हमारा है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हम कोई कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाते हो तो इस स्ट्रक्चर से बनाते होते हैं, ठीक है। पहले हम जो काम किया वो था इनिशियल ऐप को सेटअप करना, अब में ये है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेट करना, ठीक है। आप जैंगो यूज करते हो, डी जैंगो, उसमें ये सारी चीजें पहले से बनी हुई आती हैं, ठीक है। में आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं कर सकते, उसमें जो आपको मिला है आपने उसी को यूज करना है। इसलिए जैंगो वहां पे आके थोड़ा फॉलो होता है। जैंगो में जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिला है हमने उसी को फॉलो कर सकते हैं, हम किसी अपना नहीं बना सकते। नोड और पाइथन में क्या होता है कि फास्ट एपीआई में क्या होता है कि आप अपने लिहाज से जैसा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रखना चाहते हो वैसा रख लो, ठीक है। कंट्रोलर्स में डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी जरूरत नहीं है, सब नोड वीडियोस में डिलीट है, नोट्स को डिलीट कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बताया था। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं। हमने पढ़ा था कि हम एक फाइल से डाटा कैसे लोड कर सकते हैं। हमने आज क्या पढ़ना था? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे आगे, किसी को याद है? हमने ईजीसी ईजीएस पढ़ना था या बनजीएस जीएस पढ़ना पढ़ना था, था। एक हाँ, ईजीएस था, एक दूसरा था, मेरे ख्याल दोनों में और से एक एक बग पढ़ना था। था। अच्छा, एक बग था और एक ईजीएस था, ठीक है। देखें, उसको पढ़ने से पहले हम काम करते हैं, ठीक है। हमने अभी तक जो काम नहीं किया, हम एक सिंपल सा राउट बनाते हैं। पहले हम राउट पे क्या सेंड कर रहे थे? सिंपल टेक्स्ट सेंड कर रहे थे, कोई डाटा लोड करके सेंड कर रहे थे, जेसन का, ऐसा ही है। आज हम क्या करते हैं, अपने बैकएंड से एक पूरी एचटीएमएल की फाइल सेंड करते हैं, ठीक है। जैसे यूजर यहाँ पे क्लिक हो तो एचटीएमएल की फाइल शो हो उसको, ठीक है। अब आज हम ये काम करते हैं, ठीक हो गया। मैं आपको इसी के अंदर बताऊंगा ईजीएस कहाँ पे आता है तो पग कहाँ पे आता है, ठीक है। ठीक है? तो साथ में इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि पिछली चीजें याद है कि भूल गए। ओके जी जी ठीक है, समझ गया। एक्सप्रेस, मैंने अपना एक्सप्रेस कर लिया, ये अपनी ऐप बन गई, ठीक है। हमने ऐप बना ली, एक्सप्रेस को रिक्वायर किया, ये सिंपल से जैसे हम पाइथन में इंपोर्ट करते हैं वैसे ही ये है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करके एक्सप्रेस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और यहाँ से उसकी ऐप बना ली मैंने, ठीक है। यूज करते हुए उसकी मीन्स की एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट बन गया, हो गया, हमारी ऐप ऑब्जेक्ट बन गई। अब हमने क्या करना है, सिंपल सा एंड पॉइंट बनाना है। ऐप डॉट गेट के नेम से मैं एंड पॉइंट बना रहा हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेगा। इसको बाद में हम ये देखते हैं कि हमें सेंड क्या करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं टू डू, ठीक है। भी काम करने का तरीका होता है, ठीक है। ये हमें करना है, अभी कोड लिखना है, अभी लिखा नहीं है मैंने। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी ऐप को स्टार्ट कर लेते हैं। ऐप इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम, करते हैं 3000 पे, कोई और चल रहा होगा लाजमी, 70, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, तो लिखा है 307 पे चल यार, एक सेकेंड। क्या हो गया? तो ये हमने ऐप बनाई, ये हमने ऐप को रन कर लिया, बस। अभी जो एंड पॉइंट है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। तो अभी हम रन करने से पहले हमने ये भी देखा था कुछ डिपेंडेंसीज ऐसी होती हैं जिन पे हमारा प्रोजेक्ट रिलाई कर रहा होता है। कुछ डिपेंडेंसीज ऐसी मीन्स कि अगर वो डिपेंडेंसी नहीं होगी हमारा प्रोजेक्ट जो कोड है ना वो फेल हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं।
कुछ डिपेंडेंसीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्रोजेक्ट को रन करने के लिए होती हैं, डिफरेंट टाइप से, ठीक है। कि अगर आपने प्रोजेक्ट को ऐसे रन करना है कि प्रोजेक्ट खुद ब खुद रीलोड होता रहे, उसके लिए एक डिपेंडेंसीज थी, हमने देखा था, ठीक है। उन डिपेंडेंसीज को कहते हैं, तो आपके कोड के अंदर नहीं इंक्लूडेड, आपने वैसे ही ऐड की हुई हैं, उन्हें कहते हैं डेव डिपेंडेंसीज, ठीक है। अभी जो हमारे पड़ी हैं वो है डिपेंडेंसीज। एक दूसरी होती है जिन्हें हम कहते हैं डेव डिपेंडेंसीज, मीन्स के डेवलपमेंट के टाइम पे मुझे डिपेंडेंसीज चाहिए थी, हमेशा अलग हो सकती है। और अगर ये यूजर कोई और मेरा प्रोजेक्ट कॉपी करता है, अगर वो डेव डिपेंडेंसीज नहीं डाउनलोड करता, प्रोजेक्ट तब भी चलेगा, लेकिन अगर वो डिपेंडेंसीज डाउनलोड नहीं करता तब मेरा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं। npm इसका इंस्टॉल करने का तरीका तकरीबन वही है, बस एक चीज और लगनी है, npm i node एक डेव डिपेंडेंसी है। इसका काम क्या है, इससे हमें क्या फायदा मिलता है कि हमारा रीलोड होता रहता है सर्वर, ठीक है, हमें बार बार स्टार्ट नहीं करना पड़ता। इसको नोडेमोन को एक बार आपने लिखना है माइनस माइनस सेव माइनस डेव, ये आपने एक फ्लैग लगाना है, इससे पता लगेगा कि ये एक डेव डिपेंडेंसी है, ठीक है, ना कि एक डिपेंडेंसी है, सिंपल डिपेंडेंसी। तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, आप देखें यहाँ पे अभी ऐड होगी, देखिए इसका अलग से फोल्डर अलग से बना है, डेव डिपेंडेंसीज, ठीक है, डिपेंडेंसीज थी और ये है डेव डिपेंडेंसी, क्या हो गया। अब हम अपनी फाइल को स्टार्ट करने के लिए हमने लास्ट में स्क्रिप्ट लिखी थी वो लिखने लगा हूँ, कि जैसे ही मैं npm स्टार्ट लिखूं, कौन सी कमांड रन हो, तो ये वाली कमांड रन हो जाए। मुझे यहाँ पे इशू बताएं क्या है कमांड में, क्या मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, मैं npm स्टार्ट करूंगा। मेरे ख्याल में स्क्रिप्ट और जीएस नहीं आना चाहिए टेक्स्ट की जगह। यहाँ पे script डॉट जेएस क्योंकि हमने स्क्रिप्ट रखा है, ठीक है, हमने इंडेक्स नहीं रखा, वैसे नेम होता है इंडेक्स डॉट जेएस जो जावास्क्रिप्ट में यूज होता है मेन फाइल का, जैसे पाइथन में मेन डॉट पीवाई होता है, जावास्क्रिप्ट में इंडेक्स डॉट जेएस होता है, ठीक है, मेन फाइल का नेम होता है। अब हमने बस क्या करना है, अपने उस ऐप को रन करने के लिए हमने करना है npm स्टार्ट, ठीक है, ये हमारी ऐप रन हो गई है। अब इसको हम जाकर देखते हैं, अभी यार कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ हमने कुछ सेंड ही नहीं किया ना, लोड करेगा, ठीक है। ये मसला क्या है, मैंने आपको सबको कल बताया था कि हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल पूरा करना होता है। अब रिक्वेस्ट तो जा रही है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ये लोडिंग में जाता जा रहा है, ठीक है, लोडिंग होती जा रही है होती जा रही है होती जा रही है, किसी टाइम पे यार ये क्रैश कर जाएगा। अब हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल पूरा नहीं किया, यूजर की रिक्वेस्ट आई है इस पॉइंट पे, लेकिन हमें रिस्पॉन्स में कुछ सेंड नहीं किया उसको, वो क्या हो रहा है, लोडिंग होती जा रही है, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, लाजमी है कि उसके रिस्पॉन्स में कुछ सेंड करे, ना ये लोडिंग होती रहेगी, ठीक है। रिस्पॉन्स साइकिल पूरा करना है, अभी के लिए हम क्या सेंड करते हैं, हम कर रहे हैं सेंड rs और सेंड हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हमने ये सेंड कर दी, ओके हो गया। तो जाकर रीलोड करते हैं, ये हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया, ये हो गया। देखें हमने अभी तक सर्वर, ये एक किस्म की सर्वर साइड रेंडरिंग है, हम सर्वर से चीजें रेंडर करवा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, एक HTML की फाइल को पहले आपको मैं क्लाइंट साइड पे रन करके दिखाता हूँ, बाद में हम इसके थ्रू रन करेंगे। अच्छा जी, ये फाइल है structs.html, यहाँ पे ले आता हूँ, मैं रन करनी। अब देखें ये फाइल है सिंपल सी, इसको पहले HTML की फाइल कैसे रन करते होते थे मुझे कोई बताए, हम करके आए हैं, हम HTML CSS करके आए हैं, जावास्क्रिप्ट करके आए हैं, हम HTML की फाइल कैसे रन करते थे, हम लाइव सर्वर यूज करते थे। वेब सर्वर यूज करते थे ना, हम ऐसा करके यहाँ से करके लाइव कर देते थे इसको, और ये यहाँ पे आके लोड हो जाती थी, ठीक है। ऐसा ही है। ये जो चीज है ये है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग कैसे है, ये ब्राउजर पे रन हो रही है, ब्राउजर पे डाटा आ रहा है, ब्राउजर एक चीज को यूज करते हुए जिसको कहते हैं V8 इंजन, उसको यूज करते हुए HTML CSS को रन कर रहे हैं, ठीक है, ब्राउजर के ऊपर रन हो रही है, ठीक है। हमारा सारा HTML ब्राउजर पे जा रहा है और ब्राउजर उसको रन करके दे रहा है, बात याद रखनी है। ये कहते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग, क्लाइंट से रेंडरिंग हो रही है। तो मैं बंद करता हूँ, मैंने क्या करना है, यही HTML की फाइल अपने बैकएंड से चलानी है,
इसे हम क्या कहेंगे, सर्वर साइड। बैकएंड मीन्स की सर्वर। मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, rs डॉट सेंड। हम मैंने एक और चीज बताई थी कि rs के मल्टीपल फंक्शंस हैं, ऐसे ही है rs के साथ। भी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। डॉट डॉट सेंड डाटा, डॉट सेंड फाइल, डॉट सेंड स्टेटस, मल्टीपल फंक्शन है ना, मल्टीपल काम करने के लिए। हमने आप भी यूज करना है रेंडर। रेंडर किस लिए होता है, HTML की फाइल्स को रेंडर करने के लिए होता है। ठीक है, रेंडर लिखा और अपनी फाइल का नेम दे दिया। नजर आ रहे ये वाला कि भाई आपने क्या रेंडर करना है, प्रोडक्ट डॉट जेएस को रेंडर करना है। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। मैं इस अपने सर्वर पे जाता हूँ, इस पे 307 पे। अब एरर आया क्योंकि इंजन सेट नहीं किया। अच्छा देखें, इस चीज को रेंडर करने के लिए ना बैकएंड से, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था ना कि एक V8 इंजन यूज हो रहा है। सही है, ब्राउज़र क्या करता है, एक इंजन यूज करता है फाइल्स को रेंडर करने के लिए। वो इंजन हमें बैकएंड पे भी लगाना पड़ेगा ना, ठीक है, कि वो फाइल्स रेंडर कर पाए। अब हम वो इंजन लगाएंगे। इस इंजन का नाम है कोई बोल रहा है npm IEGS। ठीक है, सही। अब मैं ये वो डाउनलोड कर रहा हूँ, मेरी फाइल रेंडर नहीं हुई। उसने क्या कहा है, लेकिन नो डिफॉल्ट इंजन वाज स्पेसिफाइड, नो एक्सटेंशन वाज प्रोवाइडेड, कि आपके पास कोई इंजन नहीं दिया आपने जिसके जरिए में आप रन कर पाओ। तो सर इंजन यूज करता है V8 इंजन। ठीक है, तो यूज करता है फाइल्स को रेंडर करने के लिए। वैसे ही इंजन है EGS इंजन, जो हम बैकएंड पे यूज करते हैं फाइल्स को रेंडर करने के लिए। ठीक है, HTML की फाइल्स को रेंडर करने के लिए। हम हमने npm EGS कर लिया। अब मैं उसको constant डॉट EGS लिखूंगा, इसको एक्वायर कर लूंगा जैसे हम पहले करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके मैं अपना इंजन सेट करूंगा। मैं यहाँ पे जो भी ऐप डॉट सेट से लिखूंगा ना, वो है मेरी ऐप की लेवल की, कि मैं ऐप लेवल पे चीज सेट कर रहा हूँ कि आपने ये वाला इंजन यूज करना है भाई। ठीक है, ऐप डॉट सेट टू इंजन EGS। क्लियर है। ओके। अब इसको चलाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है, हमें एक फोल्डर बनाना पड़ता है जिसको ये बाय डिफॉल्ट देखता होता है। यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ व्यूज का। ठीक है, मेरा व्यूज के अंदर हमारी होंगी HTML, तो ये देखेगा। ठीक है, इसलिए इसे व्यू इंजन भी कहा जाता है। अब हमने जहाँ पे व्यू लिख फोल्डर रखा है, हमें उसका पाथ देना पड़ेगा कि भाई इस फोल्डर को देखना है आपने HTML रेंडर करनी है, इस फोल्डर को ढूंढना है यहाँ पे जाके। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा ऐप डॉट सेट सेट व्यूज। ये उसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि व्यूज का नेम का फोल्डर है और यहाँ पे व्यूज का ही फोल्डर का पाथ है, ये एक किस्म का पाथ है। ये देखें एरर आता है कि चलता है। ठीक है, हम ये सिर्फ देखने एरर आता है कि चलता है। कर दिया था मैंने, मैंने को इंस्टॉल करने के लिए बंद किया था। स्टार्ट, फिर जाते हैं सर्वर पे, कोई भी एरर आ रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, फेल टू लुकअप व्यू प्रोडक्ट्स इन व्यू डायरेक्टरी। तो आपको मैं एरर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एरर है तब भी आपको पता लगे। वो क्या कह रहे हैं, जी व्यू डायरेक्टरी में प्रोडक्ट का नहीं मिल रहा। सही है, वो ये कह रहा है। तो हमने व्यू डायरेक्टरी में प्रोडक्ट रखा तो है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा। व्यू डायरेक्टरी में प्रोडक्ट रखा है। अब यहाँ पे मसला क्या है कि हम यूज कर रहे हैं EGS इंजन। ठीक है, हमें फाइल की एक्सटेंशन भी EGS में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने फाइल की एक्सटेंशन EGS में कन्वर्ट कर दी, मेरी फाइल रेंडर होगी। ये कहाँ से रेंडर हुई है, मेरा इंजन यूज करके बैकएंड से रेंडर हुई है। इसे कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। जब हमारी ऐप बनती है उसमें सर्वर साइड रेंडरिंग भी लगी होती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी लगी होती है, दोनों काम हो रहे होते हैं एक साथ। यहाँ पे हमें जैक भाई, सर्वर साइड चाहिए। ये आपने डाटा शो करवाया था, एक तरफ दोबारा दिखा रहे थे किस तरह आपने शो करवाया? सिंपल मैंने हार्ड कोड लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे HTML के अंदर लिखा हुआ है। अभी हम उसको डायनेमिक करेंगे, वो हम बात करते हैं बाद ना। अभी सिंपल HTML लिखे मैंने रेंडर करवाई है, जैसे हमने लाइव के जरिए भी करवाई थी ना। ये सही HTML थी, ही है समझे, जो हमारा पहले वाला पेज था किधर, ये वाला यही पेज है, हमने सही थी। लाइव के जरिए करवाया था, और ठीक वही है अब ठीक है। हमने PS के जरिए करवाया। लेकिन जब हमने लाइव के जरिए करवाया था, तो वहाँ पे पाथ क्या आया था, पाथ लाइव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, उसको लाइव नहीं कर सकता।
इसको लाइव कर, मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस यहाँ पे ले आता हूँ, इसको HTML कर देता हूँ, क्योंकि लाइव हम सिर्फ HTML कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लाइव करता हूँ। इसके क्लाइंट साइड को यही चलती होती है, उसने ये सपोर्ट दिया हो। अब आपने क्या देखना है, दोनों दोनों पेज बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है, ये भी पेज बिल्कुल सेम है और ये भी पेज बिल्कुल सेम है। इन पाथ देखें, पाथ ये पेज कहाँ पे चल रहा है, .html कोई 50500 पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस ऐप के अंदर ये पड़ा है। तो ये पेज कहाँ पे चल रहा है, हमारे एंड पॉइंट के ऊपर, हमारा मेन एंड पॉइंट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके एंड पॉइंट का नेम चेंज करता हूँ, JS में जाके इसका नेम लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या होगा, अभी यहाँ पे शो नहीं होगा, जारी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ अब प्रो, इधर आ गया, सही। हमारा इस एंड पॉइंट पे ये पेज पड़ा हुआ है। अभी यूजर यहाँ पे आएगा, उसे ये पेज शो होगा। ये पेज कहाँ से आ रहा है, हमारे बैकएंड से आ रहा है, सर्वर में हम उसको लोड कर रहे हैं, सारे को उसको चला रहे हैं, फिर उसको सेंड कर रहे हैं, ना कि हम HTML सेंड कर रहे हैं और ब्राउजर चला रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। सर्वर पे चला के सब कुछ करके उसे सेंड कर रहे हैं, ये लो भाई ये मैंने रेंडर कर दिया, ये कर दिखा दो बस उसे, ठीक है। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में कुछ डिफरेंस समझ आया क्या होता है। अब जो EGS टेम्पलेट है ना, ये टेम्पलेट, ठीक है, एक तो इंजन है, मैं आपको थोड़ी ज्यादा चीजें समझाने लगा हूँ, थोड़ा डेप्थ में जाने लगे, ठीक है। तो V8 इंजन है ना, V8 इंजन जो मैं बात कर रहा था, V8 इंजन जो ब्राउजर यूज करता है, तो दरअसल EGS उस तरह का नहीं है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अब ये ना कि पहले मैं इंजन कह रहा था, उसको मैं इंजन नहीं कह रहा। जो नोड है ना, नोड बैकएंड पे नोड बैकएंड पे यूज करती है V8 इंजन, जो नोड है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट कहाँ पे रन कर रहे हैं, नोड के ऊपर, ठीक है। लेकिन V8 इंजन डायरेक्टली नोड ने जो V8 इंजन लगाया है ना, वो उस ब्राउजर की तरह नहीं है जो क्रोम ब्राउजर पे लगा हुआ है ना, तकरीबन वही, लेकिन उस तरीके से काम नहीं करता। उस V8 इंजन को किसी फॉर्मेट में फाइल चाहिए होती है रेंडर करने के लिए। हम क्या करते हैं, EGS का यूज करते हैं उस चीज में कन्वर्ट करने के लिए। हम क्या करते हैं, अपनी फाइल पकड़ते हैं, EGS में कन्वर्ट करते हैं, EGS नोड को देता है, नोड उसे रेंडर कर देता है। नोड किसको यूज करता है, V8 को यूज करता है। इन पे दोनों पे V8 ही यूज हो रहा है, ब्राउजर में भी V8 यूज हो रहा है और नोड में भी V8 यूज हो रहा है, ये दोनों ही गूगल ने बनाए हैं, ठीक है। सेकंड पे ये भी वही यूज हो रहा है, यहाँ पे भी वही यूज हो रहा है। जो अब हम क्रोम पे रेंडरिंग करते हैं, जब क्रोम पे ओपन करते हैं, क्लाइंट साइड करते हैं, ठीक है, तो हम HTML सेंड करते हैं, क्रोम उसे खुद ही हैंडल कर लेता है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं HTML को रेंडर नहीं कर सकता, मुझे पहले EGS में कन्वर्ट करके दो कि डाटा अपना, मैं उसको फिर रेंडर करूंगा, नोड ये कहता है हमसे, ठीक है। ओके, इसके अलावा वो डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है। एक होता है पब, ठीक है, वो भी यही काम करता है, फिर फाइल्स को रेंडर करने के लिए यूज होता है, सेम टू सेम जैसे EGS है, ठीक है। ये सारा इस तरीके से मल्टीपल इंजन है, लेकिन सब सब मेन इंजन कौन सा है, पीछे V8 बैठा है, सबसे पीछे रेंडर करेगा। क्रोम के सबसे पीछे बैठा है V8 इंजन। सिर्फ रास्ते में आप ये कह लीजिए, रास्ते में मिडल वेयर्स हैं, ठीक है, वहां तक पहुंचने से पहले, कह रहे अब तक बात। यस, अच्छा जी, क्लियर। व्यू इंजन में ये इंजन क्या है और V8 इंजन में कभी कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है? अच्छा जी, तो हम EGS ही यूज करेंगे पब। अच्छा, EGS की ना अपनी एक लैंग्वेज भी होती है, EGS की अपनी लैंग्वेज होती है थोड़ी राइट करने की, जावास्क्रिप्ट की अच्छा, तरह ही लैंग्वेज है, ठीक एक है? क्वेश्चन है, जी, ये जो व्यू इंजन है ये बेसिकली बैकएंड के लिए V8 है। नहीं, बैकएंड के लिए V8 नहीं है। आप बैकएंड में नोड के, बैकएंड हमारी है नोड, ठीक है, नोड के अंदर V8 पहले से लगा हुआ है। लेकिन V8 जो है ना, वो कहता है कि मुझे जो HTML में डायरेक्टली रेंडर नहीं कर सकता, ये किसी उसने कुछ बताया हुआ है कि मुझे इसके थ्रू आप HTML दो तो अब मैं रेंडर कर सकता हूँ। ओके, एक किस्म से समझिए, आप हमारे पास दो इंजन है, एक इंजन क्या कर रहा है, व्यू जो हमारा EGS इंजन है वो V8 के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ओके, V8 के ऊपर लगा हुआ है। डाटा हमारा उस इंजन में जाता है, वो उसमें कन्वर्ट करता है जो जो V8 को चाहिए होता है, फिर V8 को दे देता है, V8 हमें शो करवा देता है।
मतलब व्यू इंजन भी एक लेयर है। एक लेयर है ये, जब हम बैकएंड पे आते हैं। अब यही लेयर उधर भी लगी हुई है, हम क्लाइंट साइड हैंडलिंग कर रहे हैं, ये लेयर उधर भी लगी हुई है, लेकिन ये लेयर को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्रोम वाले खुद कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने Okay. खुद रेंडरिंग करनी है तो हम खुद उस लेयर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल टाइप्स की लेयर्स, मीन्स की मल्टीपल टाइप्स की लेयर आप लगा सकते हैं। एक ईजीएस टाइप की लेयर है, एक पब टाइप की लेयर है, मीन्स की डिफरेंट है ये लेयर्स, है ना, ये सेपरेट है। अब ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, सारी सेट Okay. करता हूँ। इन सबसे अच्छी और सबसे वाइडली यूज अब ईजीएस ही है, तो हम ईजीएस पे रहेंगे। ओके हो गया। Okay. अब हमने डाटा लोड करना सीखा था, सही है, हमने एक फाइल से डाटा लोड करना सीखा था। मैं एक सेकंड में ये ऐप में से डाटा वाली फाइल ले आऊँ। अब क्या होता है, हमने जो डाटा जो व्यू बनवाना होता है ना, ये तो मैंने हार्ड कोडेड किया हुआ है ना, नजर आ रहा है, हार्ड कोडेड किया हुआ Yes. है। एचटीएमएल सबको आती है, आई थिंक सो, मैंने सिखाई थी। सिंपल सी एचटीएमएल लिखी हुई है, टेलमेंट सीएस लिखी हुई है, ये एक प्रोडक्ट का है। क्या ये एक प्रोडक्ट है? फॉर एग्जाम्पल मुझे यही प्रोडक्ट दिखाने हैं, ये प्रोडक्ट दिखाने हैं, इन हर प्रोडक्ट की अपनी डिटेल्स हो, मीन्स की डायनेमिक डाटा हो, तो मेरा डाटाबेस में सुट किया है, ना कि मैंने यहाँ पे लिखा हो। ठीक है, डायनेमिक डाटा Okay. हो। अभी डायनेमिक नहीं है, अभी जो लिखा हुआ है वही शो हो रहा है बस। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल 50 प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, तो मुझे इस कोड को कितनी बार 50 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और हर जगह जाके मैं नेम चेंज करूंगा, डाटा चेंज करूंगा, ऐसे ही है। Yes. ये ऐसे नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में क्या होता है, डाटा बैकएंड पे आता रहता है, वो वेब और फ्रंट एंड पे शो होता रहता है। मींस के बैकएंड पे डेटाबेस के अंदर एक प्रोडक्ट और ऐड कर दिया यूजर एडमिन ने, तो फ्रंट एंड पे शो हो गया खुद ब खुद। तो क्या करना होता है, उसे डेटाबेस के साथ सिंक करना होता है। तो बैकएंड पे एक और प्रोडक्ट ऐड हुआ है, तो फ्रंट एंड पे भी एक ये खुद ब खुद कार्ड बन जाए यहाँ पे, समझ आ रही है? एक कार्ड खुद Yes. ब खुद बन जाए यहाँ पे उस डाटा को लेके। इसे कहते हैं पार्सिंग भी कहते हैं, कि डाटा जो आया है उसको पार्स करके यहाँ पे करना, सेट करना। ठीक है, हम वो काम करने लगे हैं। मैं यहाँ पे ये एक एलिमेंट है ना, यहाँ पे मैं सारे एलिमेंट शो करवाऊंगा डेटाबेस में से डाटा निकाल के। अभी के लिए हमारी डेटाबेस कौन सी है, ये आ गई, कॉपी पेस्ट नहीं की थी मैंने। अभी के लिए फॉर एग्जांपल समझिए हमारी डेटाबेस है, नजर आ रही है, डेटाबेस के अंदर Yes. प्रोडक्ट्स पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारी डेटाबेस है अभी के लिए। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले अपनी फाइल में जाना है, मेन फाइल में डाटा से उस फाइल को लोड करना है। हमने ये फर्स्ट क्लास में सीखा था कि हम किस सेकंड क्लास में सीखा था कि हम किसी भी फाइल में डाटा कैसे लोड कर सकते हैं। सही है कि सबको याद है कि भूल गया? तो ये बाकी है आप पहली क्लास में। हाँ, किसी को याद है कि भूल गया? चलो, भाई हनान भाई याद है कि डाटा कैसे लोड किया था हमने ना? हम वही करने लगे हैं। डाटा इज इक्वल्स टू एफएस, एक मॉड्यूल है, इसका नेम है फाइल सिस्टम, इससे हम फाइल्स को रीड कर सकते हैं। अब ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी ओरिजिनल डाटाबेस यूज नहीं कर रहे, हमने एक फाइल के अंदर डाटा रखा हुआ है, हम उसको रीड करना चाहते हैं। बस रीड फाइल, और ये मैंने फाइल से डाटा रीड कर लिया। ठीक है, ये फाइल का पाथ है मेरा, ये फॉर्मेट है कि इस फॉर्मेट रीड करना है। यहाँ पे आके उसको मैं जेसन में कन्वर्ट कर, क्योंकि जब ये रीड करता है तो क्या करता है, बेशक यहाँ पे जेसन ही पड़ा है, जेसन फॉर्मेट पड़ा है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे जेसन पड़ा है, लेकिन जब ये रीड करेगा ना, ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। मुझे दोबारा उसे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है, जेसन डॉट पार्स, जिससे क्या करते हैं, दोबारा जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। डाटा को रीड करके मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया, इस डाटा को यहाँ पे दिया इस फंक्शन के अंदर, इसने डाटा को दोबारा जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ पे दे दिया। कि हम जेसन को ही पार्स कर सकते हैं, जेसन को ही तोड़ सकते हैं, ना कि स्ट्रिंग को तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमने जब ये डाटा, ये वाला डाटा है, जब हमने अपना ये रेंडर करवाना है ना HTML, इसके साथ हमने क्या करना है, अपना डाटा भी सेंड कर देना है, कोलन, और यहाँ पे लाके आपने उनका साइन लगाया, सॉरी, ऐसे सेंड करने, ऐसे सेंड कर दें, सिंपल सा। मैंने क्या किया, अब मैंने प्रोडक्ट को रेंडर करवाया है, के साथ डाटा भी सेंड कर दी, भाई ये भी रेंडर करो और ये भी रेंडर करो। ठीक है, Okay. अब हमें जाके इसको अपनी फाइल के अंदर मैप करना पड़ेगा, EJS के फाइल के अंदर जाने इसको मैप करना है।
हमें पता है कि बैकएंड पे यहाँ पे क्या आएगा, एक वेरिएबल आएगा जो रेंडर होगा, ये वेरिएबल बैकएंड पे जाएगा इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो उस वेरिएबल को पकड़ना है, उसमें से डाटा निकालना है। अब हमें पता है कि इस फाइल के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं। एक तो फॉर एग्जाम्पल समझिए डाटा डॉट, यहाँ पे ये बन गया डाटा जेसन, हमारे पास ये चीज़ है हमारी फाइल के अंदर, वेरिएबल डाटा जेसन के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डाटा हमारे पास ओरिजिनल है। हमने फॉर लूप लगा के इसको निकालना है। और प्रोडक्ट्स फॉर प्रोडक्ट इन डाटा डॉट जेसन डॉट प्रोडक्ट जा रही है, डाटा डॉट जेसन डॉट प्रोडक्ट लूप लगानी है मैंने, ओके। डाटा जेसन के अंदर प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने लूप लगानी है, एक एक करके प्रोडक्ट उठाने सारे। मैं ये काम करने लगा, प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल में आया मैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखने का कुछ सिंटैक्स होता है। अगर आपने एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है ना, तो कुछ सिंटैक्स होता है, आपने ये कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने लगाना है को ये साइन क्या से कहते होते हैं, परसेंटेज का साइन, ठीक है। परसेंटेज का साइन लगाया और इसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट लिख देंगे। मैं क्या करना चाह रहा था, मैं फॉर लूप लगाना चाह रहा था, फॉर प्रोडक्ट्स, फॉर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट इन में, प्रोडक्ट्स में है या किस वेरिएबल का नेम क्या था, हम सेंड कर रहे हैं बैकएंड पे, सेंड कर रहे हैं, ठीक है। लिख रहा हूँ मैं, हाँ लिख रहा था फॉर प्रोडक्ट के अंदर लिखे जा रहा था, इसके अंदर तो नहीं, तो डिलीट कर देते हैं, वैसे रखा था यहाँ पे लिखता हूँ और सेंड फॉर कैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट अब देखें फॉर लूप लगाई, इस वेरिएबल में क्या होगा, प्रोडक्ट सारे आएंगे एक एक करके, ठीक है। वेरिएबल में एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। हमने यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट किया, इसको एंड भी करना होता है पीछे जाके। इसको मैं पहले ये कर लूँ, यहाँ से स्टार्ट हुई, इसको एंड करना है मैंने कहाँ पे, तो यहाँ पे एंड करना है, जब यहाँ पे प्रोडक्ट एंड हो रहे हैं यहाँ पे इसको एंड करना है मैंने, यहाँ तक ये लूप चलती रहे। अब क्या था, ठीक, और ये मेरी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंड हुई, ठीक है। अब हमें पता है कि इस वेरिएबल में सारे प्रोडक्ट्स एक एक करके आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको चीज़ों को चेंज करते हैं। यहाँ पे पता है, यहाँ पे हमने वेरिएबल लिखना है, उसका लिखने का तरीका ये है, आपने ऐसे लगाना है, ये ब्रैकेट्स लगानी है, इसे कहते हैं अब ईटीएस की फुल फॉर्म क्या है, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर रहे हैं एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। इसलिए इसकी फुल फॉर्म है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट की आइकन यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे सारी चीजें चेंज कर देने, प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट की ब्रांड यहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्ट कैटेगरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्राइस यहाँ पे लानी है, यहाँ पे हमने क्या लाना है, रेटिंग लाना है, यहाँ पे इंस्टॉल। देखें यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, कुछ प्रोडक्ट स्टॉक में होंगे, कुछ प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं होंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगानी है कि अगर प्रोडक्ट स्टॉक में हुआ तो आपने इन स्टॉक दिखाना है, अगर प्रोडक्ट स्टॉक में ना हुआ तो आपने आउट ऑफ स्टॉक दिखाना है। ये देखें प्रोडक्ट डॉट इन स्टॉक, ये सिंपल वन लाइनर है, ये क्वेश्चन मार्क चेक कर रहा है क्या प्रोडक्ट स्टॉक में है वेरिएबल में, अगर है तो इन स्टॉक, एल्स आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। ये सारी समझ आ गई क्या किया मैंने, तो मैंने कहीं पे भी नहीं लगा, अब ये एरर आ गया, देख लेंगे क्या एरर आता है। फिर के सलवार और करने की जरूरत नहीं थी, इस पे थे हमारा प्रोडक्ट्स पे ना, कुछ ना कुछ गलत लिखा है। अब इससे क्या मतलब है, हमने जो टेम्पलेटिंग की है ना, उसमें कुछ ना कुछ सिंटैक्स गलत है, ठीक है।
यहाँ कुछ सिंटैक्स गलत लिखा है। अब हमें देखना पड़ेगा कहाँ से सिंटैक्स गलत लिखा है। एंटरिंग हो रही है, डाटा आ रहा है, लेकिन कुछ सिंटैक्स यहाँ पे गलत है। देखने दें। Let's see. स्टार्ट हुआ। डाटा स्टार्ट हुआ, चला गया सारे। चलें इसका सिंटैक्स सही करवाते हैं। अब मैं आपको एक फ्री है टूल यूज करके, फ्री ऑफ कॉस्ट से कोई भी यूज कर सकता है और ज़बरदस्त है ये, ठीक है। लेकिन इसको यूज़ करना बड़ा ध्यान से करना है। हमें किसको चेंज करवाना है? हमने प्रोडक्ट डॉट जीएस को चेंज करवाना है, प्रोडक्ट डॉट ईजीएस को। हाँ भी बड़ा है, ठीक है। यू प्लीज debug the syntax issue. Okay. डिबग किया है, वो मुझे डिबग करके बता रहा है कि भाई ये इशू है। पहले हमने एक्सेप्ट करने से पहले देख लेना है मैंने क्या लिखा था, उसने क्या लिखा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि भाई ये इनसे पहले ये ब्रैकेट्स आनी है, ये वाली ऐसी ब्रैकेट्स आनी है, आपने नहीं लगाई, वो ये ब्रैकेट्स नहीं यूज होनी, ये वाली ब्रैकेट्स यूज होनी है। वो ये कह रहा है कि एंगुलर ब्रैकेट्स यूज होनी है, ठीक है। हो गया। हम अब इसको सेव कर लेते हैं तो हमारी फाइल अपडेट हो जाएगी, रोज हमारी फाइल अपडेट होगी, ठीक है। ये इशू था, सिंटैक्स का इशू था। अब हमारे सारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? डेटाबेस में से आ रहे हैं, आपकी फाइल में से। आपको ये हम भी करके दिखाता हूँ। अभी प्रोडक्ट्स कितने हैं? 3 3 6 6 7। डेटाबेस में से एक प्रोडक्ट डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फाइल से आके ना, ये डेटाबेस है ना हमारी, यहाँ से डाटा लोड हो रहा है, ये यहाँ से आके एक प्रोडक्ट डिलीट कर देता हूँ, एग्जाम्पल 7 वाला। ये मैंने डिलीट कर दिया। तो सेंस यही बनती है कि फ्रंट एंड से भी डिलीट हो जाए वो। फ्रंट एंड पे जाता हूँ तो रीलोड करता हूँ, ये प्रोडक्ट किया वो वाला। कंफर्म हो रहा है कि डेटाबेस में से डाटा लोड हो रहा है। आप HTML भी देख लें, मेरी HTML सिर्फ एक प्रोडक्ट की लिखी हुई है, एक प्रोडक्ट की है, लेकिन इस पे लूप चल रहा है। क्या इस पे 6 बार लूप चला क्योंकि 6 प्रोडक्ट थे, फिर 6 बार HTML दोबारा रेंडर हुआ, सही है। इसलिए फायदा है कि हमें इतना कोड लिखना नहीं पड़ा। अगर मुझे यही प्रोडक्ट शो करवाने होते ना फ्रंट एंड पे, यही ऐसे ये वाला कोड 6 बार रिपीट करना पड़ता, नीचे 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 HTML में, ठीक है। मैंने वही काम रिपीट किया है, लेकिन फॉर लूप लगा के किया है EGS के जरिए। डाटा सारा लोड हो रहा है EGS से। क्लियर है क्वेश्चन इसमें? नान और यहाँ पे किसका और बैठे यहाँ। अभी तो ये कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहा। ये सिंटैक्स जो है ना, ये आपको याद कर, देखो मुझे भी याद नहीं था सिंटैक्स, सिंटैक्स भूल जाते होते बंदे। मेन चीज यही है, फॉर लूप जावास्क्रिप्ट वाली फॉर लूप है, कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, बस थोड़ा सिंटैक्स चेंज है यहाँ पे, है ना, इम्बेड करने का। ये आप खुला एक हुआ काम था मैंने। करें ना, आप एक दफा जो है ना मुझे सिर्फ ये बता दें कि डाटा किधर से किधर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार ये तो पता है ना कि डाटा हमने यहाँ से हमें ले फाइल से लिया लोड किया था, ले लिया, ठीक है, लोड हो गया। रेंडर की थी फाइल, ये भी पता है, ठीक है। हाँ ये भी तो हो गई, मैंने फाइल के साथ डाटा भी सेंड कर दिया, जब रेंडर करोगे डाटा भी आपके पास, ठीक है। हमें ठीक हो पता है गया। वेरिएबल आ रहा है इस फाइल के अंदर, हमें ये पता है कि ये वेरिएबल क्योंकि रेंडर कर रहे हैं हम, ठीक है। ठीक हो गया। तो हमने इस वेरिएबल को पकड़ा यहाँ से, ठीक है, ये वेरिएबल पकड़ा, क्या इस पे लूप लगा दिया, लेट प्रोडक्ट्स ऑफ, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, वो निकाल दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ,
जेसन डाटा है ना, इसमें से मुझे प्रोडक्ट्स प्रिंट करवाने हैं, मैं कैसे करवाऊंगा? इसको मतलब जिस तरह हम पहले डीस्ट्रक्चर करते थे, हम डीस्ट्रक्चर नहीं कर सकते जेसन देखें डाटा को। नहीं सेक्शन नहीं करनी है ना, हमें प्रोडक्ट्स को सारा प्रिंट करवाना है। देखें, मैं कंसोल डॉट लॉग जेसन डाटा करवाए तो मेरे ये प्रिंट हो गया, नजर आ रहा है? ऐसा हाँ, प्रिंट हो मुझे ये गया। समझ आ गया इसके अंदर डाटा है पड़ा हुआ। मुझे इसमें से क्या चाहिए? मुझे इसमें से सिर्फ चाहिए प्रोडक्ट्स चाहिए, ऐसे ही है? ठीक हो गया। मैं इसमें से प्रोडक्ट्स निकाल लेता हूँ, डॉट ओहो डॉट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। मुझे क्या प्रिंट होगा नीचे? अब तो क्या प्रिंट होगा? अनडिफाइंड प्रिंट होगा ऐसे। अच्छा, प्रोडक्ट का स्पेलिंग गलती, प्रोडक्ट्स स्पेलिंग मुझे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स। अब देखें क्या प्रिंट हो रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स प्रिंट हो रहे प्रोडक्ट्स होंगे। हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे रेंडर करवाने। अब मुझे इस पे मुझे चाह रहे हैं कि सारे प्रोडक्ट्स प्रिंट हो, कि एक ही साथ सारे प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन एक एक करके प्रिंट हो ना। तो क्या करूंगा मैं? ऐसे करूंगा ना, यहाँ पे फॉर फॉर लगाई मैंने, कांस्टेंट नहीं मुझे लोग समझ में आ गई, लेकिन वहाँ इम्प्लीमेंट किस तरह किए वो समझ नहीं है। फॉर लेट ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे समझ आ रहा है क्या कर रहा है? प्रोडक्ट हाँ, आई और मैं प्रोडक्ट प्रिंट करवा रहा हूँ। हम मैप नहीं लगा सकते इसके ऊपर। मैप भी लगा सकते हो आप, मैप भी लगा सकते हो, आपको सही लगे आप वो लगा। सबसे इजी वे समझाया है मैंने। आप मैप भी लगा सकते हो, फॉर ईच भी लगा सकते हो। सही। इससे क्या होंगे, हमारे सारे प्रोडक्ट्स प्रिंट होंगे, लेकिन अब किसके जरिए हो रहे हैं? फॉर लूप के जरिए हो रहे हैं, ठीक है। इसके मैं सिर्फ आईडी भी प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ आईडी प्रिंट होंगी प्रोडक्ट की, चला रहे ये 6 आ बार गया। 6 बार लूप चल रही है। यही कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट डॉट आईडी ना, ये कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है कि हम डॉट के जरिए प्रोडक्ट में से सारी चीजें निकाल सकते हैं। ऐसे ही डॉट लगा के जो भी चीज हमें चाहिए वो हम निकाल सकते हैं, मिल जाएगी। प्रोडक्ट के अंदर डॉट लगा के हम नेम भी निकाल सकते हैं, ब्रांड भी निकाल सकते हैं, प्राइस भी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट की ना। जा रही है? आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। फॉर लेट फॉर प्रोडक्ट्स, वही लूप लगी हुई सेम है, और ठीक है। फॉर लेट प्रोडक्ट ऑफ जेसन डाटा, यही लूप यहाँ पे लगी हुई है जो आपको दिखाई है, वाली, ठीक है, वाली लूप लगी। और उसके बाद हमारी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती हैं यहाँ से और यहाँ पे एंड हो जाती है, सही है। इसके अंदर अंदर प्रोडक्ट सारे जो भी होते हैं वो प्रिंट होते हैं, ऐसे ही है। यहाँ से मेरी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, नजर आ रही, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, यहाँ पे आके एंड हो रही है। इसके बीच वाला कोड कितनी बार रन होगा? 6 टाइम। 6 टाइम, ठीक है कि नहीं? समझ आई? समझ में आ रही है कुछ। तो ठीक है, ठीक है। ये इसके अंदर वाला कोड कितनी बार रन होता है, मुझे ये बताओ। ये वाला कोड कंसोल डॉट लॉग कितनी बार होता है? जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उतनी बार होता है जितने ना? यस, जितने प्रोडक्ट्स जितने होंगे उतनी प्रोडक्ट्स दफा आते हैं रिपीट उतनी बार इन ब्रैकेट के अंदर जितना कोड लिखा होगा वो उतनी बार चलेगा, ठीक है। ये भी देखो, ये वही ब्रैकेट है, ये वाली, ठीक है, ये कली ब्रैकेट यहाँ पे आके एंड हो रही है। इसके अंदर ये सारा कोड कितनी बार रन होगा? जितनी बार प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट्स आएंगे उतनी बार ये कोड रन होगा, सारा का सारा, ठीक है। सही। अब हमें पता है कि हम जब कोड को हर बार प्रोडक्ट डिफरेंट आता है, ठीक है। पहले पहले प्रोडक्ट आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, और हम उन सब प्रोडक्ट की कैसे निकाल सकते हैं? कोड के जरिए। तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का आइकन दिखाना है, मैं डॉट आइकन लगा दिया। यहाँ पे क्या आएगा? पहले एक बार लूप चलेगा, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का आइकन आ जाएगा, ठीक है। उसी का नेम आ जाएगा, उसी का ब्रांड आ जाएगा, उसकी कैटेगरी आ जाएगी, उसी की सबकी चीज आ जाएंगी। दूसरी बार लूप चलेगा, दूसरे प्रोडक्ट की आईडी आ जाएगी। सिंपल से 6 बार ये लूप चलेगा बस। ये 6 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ये कोड 6 बार दोबारा रेंडर होगा। फिर भी समझ नहीं आई मुझे बता दो, मैं दोबारा बता देता हूँ। ओके, ओके।
सही। ठीक है, कौन सी फॉर लूप लगाई है और ये फॉर लूप में कोड फॉर लूप में ये कोड लिखा है बस। ये फॉर लूप में ये कोड लिखा है जिससे ये कोड बार बार चल रहा है। आज के लिए इतना ही है नोट में। ओके। अभी ये देखें, हमने ये सारा इम्बेड करना होता है पूरी वेबसाइट के अंदर, अगर हमने सारी सर्वर साइड हैंडलिंग करनी है। ठीक है, इससे HTML हमारी बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये HTML भी कम होती है और डायनेमिक रेंडरिंग होती है और वेबसाइट आपकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि आप बैकएंड से कर रहे हो। हमने ये भी काम करना होता है, हमने क्लाइंट साइड भी करना होता है जब हम पूरी वेबसाइट बना रहे होते हैं। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे सिर्फ सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए, मुझे प्रोडक्ट साइड क्लाइंट साइड चाहिए नहीं। कुछ फ़ायदे क्लाइंट साइड के हैं, कुछ फ़ायदे प्रोडक्ट साइड के हैं, सर्वर साइड के हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ नुकसान हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। हम दोनों को मिला के यूज़ करके ट्राई करते हैं कि दोनों के प्रोज उठा लें, कॉन्स को ज़रा कर लेना। हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी कि मैं फिर बात कर रहा हूँ, आपको सिंटैक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए कि फॉर लूप क्यों लगाई है मैंने यहाँ। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट आइकन ही क्यों लिखा है, मुझे भी सिंटैक्स नहीं भूलेगा तो मैंने अभी लिखवाया ऐसे सिंटैक्स। क्यों बोला था मैं अभी बताता हूँ, अभी आके जब हम पाइथन में आएंगे तब पता लगेगा कि मैंने क्यों बोला। क्लियर है, अब हम अगले स्टेप पे चले, तो पाइथन में जाएं। यस। यस चलें जी, अब मैं नोड को बंद कर रहा हूँ, प्रैक्टिस नोड क्लास बंद हो गई। हम चलते हैं पाइथन, हम करेंगे फास्ट शेप, यही काम हम करेंगे फास्ट शेप। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ ठीक है। CD करके प्रैक्टिस, मैं जा रहा हूँ फाइल आ जाए हाल कर देता हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है। CD करके मैं चले जाता हूँ प्रैक्टिस पाइथन में। यहाँ पे मैं दोबारा इन्वायरमेंट बना रहा हूँ आप सबके लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने नोड का भी सारा दोबारा सेटअप किया, इसका भी सेटअप अच्छा दोबारा उजैर भाई, उजैर भाई जिसका जो सा क्या नाम है राउटिंग वाला काम होगा वो किस तरह होगा, मतलब हमने सर्वर साइड पे की, क्लाइंट साइड पे किस तरह होगी फिर क्लाइंट EGS साइड की? पे। क्लाइंट साइड पे ETS मतलब की नहीं होगी, मैंने बता रहा हूँ क्लाइंट साइड पे फिर कंफ्यूजन हो रही है। क्लाइंट साइड पे कौन हैंडल कर रहा है सब कुछ, यूजर हैंडल क्लाइंट कर साइड रहा है, पे यूजर हैंडल ओके कर रहा है। यहाँ सही पे से हम समझ। हैंडल कर रहे हैं तो हमें सारा कुछ करना पड़ रहा है, ब्राउज़र हमारे लिए खुद करता होता है। ठीक है, ब्राउज़र सही ये काम हमारे लिए खुद करता है, ये वाला काम हमने खुद किया है। ओके ठीक है, तो जब हम क्लाइंट साइड करते हैं तब हमें ये काम नहीं करना पड़ता। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर हम यानी क्लाइंट साइड अगर करेंगे ना, यहाँ पे अगर एक और हमने पेज बनाना होगा तो एक और फाइल बनेगी यहाँ पे EGS की। बिल्कुल ऐसा ही है सारी इन्हें कहते हैं व्यूज। अब समझ आ रहा है कि व्यू में क्यों लिखा है। लेकिन हम मैं जो बैकएंड से बात अच्छा मैं बोले एक बोले कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ कि जब दूसरी फाइल बनेगी तो उसके अंदर जो फुटर और नैव बार होगा वो दोबारा बनेगा, ये अच्छा, पूछना वो चाह रहा हूँ। concept, वो ना वो हैंडल करने के लिए यहाँ पे यूटिलिटी भी होती है एक चीज। यूटिलिटी ओके क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जो सब में सेम रहेगा। तो ओके ओके ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम पूरी वेबसाइट रेंडर करेंगे ना, जो एलिमेंट है हमने जो सबके लिए सेम रखना यूटिलिटीज में आता होता है। तो आपने वर्ड नहीं बोलना यूटिलिटी, एक फोल्डर बनेगा यूटिलिटी के नेम से। यूटिलिटी ओके में वो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटीज लाइक जिस चीज़ की जो नेसेसरी होती हैं चीज़ें या जिसकी ठीक है, ज़रूरत होती जो होती है। ठीक है, यूटिलिटीज चीजें कह लो, ठीक है, यूटिलिटीज है। यस ऐसी चीजें जो हमें पूरी वेबसाइट पे चाहिए ना, हर पेज पे चाहिए। हम फोल्डर बनाएंगे यूटिलिटीज के नेम से, उसमें वो चीजें रखेंगे। ठीक है, वो हमारे हर पेज पे शो होंगी, जैसा फुटर हो सकता है, header हो सकता है, कोई हमारा साइड बार हो सकता है कि हर फोल्डर हर पेज पे शो हो भाई। कोड हम एक बार ही लिखेंगे उसका, ठीक है, लेकिन वो रेंडर हर पेज पे होगा, इसे हम यूटिलिटी कहेंगे, इसको हम व्यूज कह ओके रहे हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि फोल्डर का नेम व्यूज ही हो, कि EGS ये एक्सेप्ट यूज करता है। जैसे ठीक है, पब्लिक वाला होता है। जैसे पब्लिक वाला होता है पाइथन के अंदर, सही है। इसके अंदर पब्लिक वाला भी है, इसी के अंदर भी है पब्लिक वाला। CSS के लिए होता है, CSS रेंडर करने के लिए होता है। एनीवेज, यहाँ पे समझ आ गई सारी। पाइथन में जा रहे थे हम, पाइथन में इन्वायरमेंट बनाने लगे थे। चलिए, तो पाइथन में इन्वायरमेंट बना,
VNV UV VNV करके क्या करेगा, मेरा एनवायरनमेंट बना देगा। ठीक, मैंने एक्टिवेट कर लिया और UV करके मैं चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। फास्ट API चाहिए मुझे, ये UV कौन चाहिए, फास्ट API को रन करता है प्लीज UV और UV कौन, और मुझे क्या चाहिए, सॉरी हमने यूवी इनिट क्यों नहीं किया? हमने यूवी अच्छा वीएनवी इनट, क्यों किया? इनट से क्या होता है मुझे ये बताएं। इनिशियलाइज़ होती है ना? इनिशियलाइज होती है, अब वो करने प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होता है, टमल की फाइल बनती है, हर चीज़ बनती है, मुझे वो काम नहीं करना, मुझे सिर्फ इन्वायरमेंट चाहिए था VNV, मैंने वो बना लिया, मुझे प्रोजेक्ट नहीं इनिशियलाइज करना, मुझे वो स्ट्रक्चर नहीं चाहिए टमल वाला, तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस तरीके से यूज़ करूंगा। अब देखिए मैं आपको क्यों ऐड लिख रहा हूँ, आपको एक ऐड दिखाने के लिए, यूवी ऐड फास्ट से पे यूवी कौन, देखिए क्या होगा, मुझे कहेगा नो पाई प्रोजेक्ट टमल, क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं है टमल की फाइल, ठीक है। अच्छा उजैर भाई, दूसरी, बोलो। ये ना VS कोड के अंदर अच्छा मैं क्योंकि आप साथ साथ काम कर रहे थे, मैं साथ साथ ना प्रोजेक्ट भी बना रहा था, तो वही जो आप बना रहे हैं, तो जो EGS का कोड है, जब आप वो लिखते हो EGS की फाइल में, तो अच्छा रन सही हो रहा है, बट रेड कलर के जो है ना मार्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर। मैक्स आ रहे हैं, वो उसके लिए एक एक्सटेंशन होती है EGS के नेम से, वो इंस्टॉल करने में खत्म हो जाए। ओके अच्छा, सही। तो देखिए मैंने यूवी ऐड करने की ट्राई की, लेकिन क्या हुआ, उसने कहा कि टमल की फाइल नहीं है आपकी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, मैं टमल की फाइल बनाना नहीं चाह रहा, तो मैं काम इसी पे करना है, मुझे टमल की फाइल नहीं बनानी। मुझे पता है कि हम कोई भी पाइथन का पैकेज पिप से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे ये एनवायरनमेंट के अंदर यस। मैं यूवी इंस्टॉल फास्ट API और यूवी का, ठीक है, मैंने यूवी का यूज भी कर लिया, मुझे यूवी यूज करने की, मैंने पिप का यूज भी कर लिया, मैं टमल की चीज से बाहर आ गया, ये टमल जरूरत ही नहीं थी, ये मैं रिक्वायरमेंट डॉट txt के साथ जाना चाह रहा हूँ, मैं टमल के साथ जाना चाहिए। पाइथन में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, टमल के साथ चले जाओ या रिक्वायरमेंट डॉट txt के साथ चले जाओ। टमल के साथ जाओगे आप यूवी ऐड करोगे, तो आप रिक्वायरमेंट के साथ जाओगे आप पिप इंस्टॉल करोगे, मैंने दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। मैंने यूवी इंस्टॉल करनी है, साथ में पिप इंस्टॉल यूज करनी है, मैंने टमल नहीं यूज करनी, ठीक ओके। है। ये आपकी मर्जी है, आपने ऐसे करना है ऐसे कर लें, आपने वैसे करना है वैसे कर लें। क्या यार, मैं पाइथन क्यों यहाँ पे हूँ ना, यहाँ पे टमल बन गई, क्या करना होता है, अपनी फाइल बना लेते हैं, उसमें कुछ करना नहीं होता, डॉट डॉट पी है, टेक्स्ट की फाइल बन गई हमारी, ये हमारा इन्वायरमेंट बन गया और ये हमारी फाइल बन गई, हो गया। ओके। चलें जी, अब हमें इसके अंदर क्या कुछ चाहिए, मैं वही चीज़ें उठा के जो मैंने उधर रखी थी प्रैक्टिस के अंदर और नोट की प्रैक्टिस के अंदर, वो चीज़ें उधर रखता हूँ। मुझे डाटा जो चाहिए मुझे ना, क्योंकि इसको एंटर करना है मैंने, या तो वही होगा, फिर HTML की फाइल मुझे चाहिए, फुल HTML की फाइल चाहिए, ये इसके बगैर वाली यहाँ पे हो, तो मुझे HTML की फाइल चाहिए, तो मैंने वो रखी। अब सारे तीन फोल्डर भूल गए, आप सिर्फ इस फोल्डर पे फोकस करें। पास मेरी मेन की फाइल है, ठीक है, मेरे पास मेरे प्रोडक्ट्स की फाइल है जो मैं रेंडर करूंगा CP के जरिए, और डाटा की फाइल है जो मैं डाटा भी रेंडर करूँगा, जैसे ही हमने नोट पे किया। ओके, चलें। हाँ, अच्छा जी, अब पाइथन में लिखने का तरीका होता है टेम्पलेट, पाइथन में आप टेम्पलेट्स लिखते हो, ठीक है। जैसे हम वहाँ पे व्यूज लिखा है, यहाँ पे लिखते होते हैं टेम्पलेट्स। ओके, तो इसमें मैंने रख दिया, क्लियर है। हर लैंग्वेज का अलग से सिनेरियो होता है, अपनी अलग से रखना है। वैसे आप व्यूज भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप MVC प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आप व्यूज भी लिखोगे तब भी मसला नहीं होगा, लेकिन पाइथन कहता है कि टेम्पलेट्स लिखो, मैं टेम्पलेट के साथ ज़्यादा काम करता हूँ, मैं आपको लिख के दिखा दिया, लेकिन हम व्यूज ही लिखेंगे क्योंकि हम MVC प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, उसका सबको पता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एक मैं यहाँ पे C++ के अंदर कोड लिखूँ, सी के अंदर कोड लिखूँ, तो मैंने अपना सबसे पहले लिख दिया कि मैं MVC को फॉलो कर रहा हूँ, जो भी प्रोग्रामर आएगा वो उसे समझ लेगा कि भाई MVC को फॉलो किया इस बंदे ने, यूज में क्या होगा, कंट्रोलर्स में क्या होगा और मॉडल्स में क्या होगा, ठीक है, समझ आ जाएगा।
ओके चलें जी। ओके हमने व्यूज के अंदर व्यूज रख दिए और अपनी मेन के अंदर हमने वही काम करना है जो हमें उधर किया था नोड के अंदर फ्रॉम। अब हमने इंपोर्ट करना है फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई और मुझे चाहिए रिस्पॉन्सेस वाले नहीं बड़े वाले रिस्पॉन्सेस मुझे चाहिए रिक्वेस्ट और उसके बाद मुझे अब देखिए जैसे हमारे पास ईजीएस में क्या था तो नोड में क्या था हमारे पास ईजीएस था रेंडर करवाने के लिए यस पाइथन में भी एक चीज चाहिए होती है रेंडर करवाने के लिए जिसे हम कहते हैं जिंजा जिसे हम कहते हैं जिंजा ओके मैं अब उसको इंस्टॉल करता हूँ पाइथन में जावास्क्रिप्ट रेंडर एचटीएमएल रेंडर करवाने के लिए जैसे नोड में ईजीएस है पाइथन में है जिंजा जिंजा रूबी इंस्टॉल जिन GA2 का मुझे सेकंड वर्जन है जिंजा 2 करना है आपने पिप इंस्टॉल जिंजा जिंजा आ गई हमारे पास जिंजा जी आ गया अब हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इसको इंपोर्ट भी आपने फास्ट एपीआई से करना है ठीक है फास्ट एपीआई और जिंजा टेम्पलेट्स सही था ना ऐसे ही था कैसे था तो जिंजा वो देख लेते हैं इंपोर्ट कैसे फास्ट एपीआई डॉट टेम्पलेट इसलिए टेम्पलेट नेम दिया था ओके फास्ट एपीआई टेम्पलेट में चलती होती है ज़्यादातर रेटिंग पोर्ट या टेम्पलेट ओके ये टेम्पलेट क्या करेगा जैसे जो ईजीएस काम करता है वो भी ये करता है फिर ये है कि आप इसका नेम टेम्पलेट रख लें ठीक है कि फिर आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगी क्या हो चलें हम ये ईजीएस से आने रख लिया उसके बाद क्या करते हैं अपनी ऐप बनाते होते हैं ऐप बना ली बस ये तो ही हो भाई सारा काम को ऐप बन गई ठीक है उसके बाद हमने क्या किया था मैं नोट की फाइल भी साथ में ओपन कर रहा हूँ जो भी हमने किया खाने के लिए बस तो उधर क्या किया था इधर क्या कर रहे हैं कंट्रोल पी करके ये बंद कर देता हूँ थोड़ा जूम कर लेते हैं ये हमने ऐप बनाई थी उधर यहाँ पे भी ऐप बन गई ठीक है उसके बाद हमने क्या किया था ना ये तो वैसे लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ये चाहिए नहीं ना उसके बाद हमने सेट इंजन सेट किया था और उसे पास दिया था कि यहाँ पे पड़ा है भाई भी हमने यहाँ पे भी वही काम करना है अब हमने यहाँ पे क्या करना है अपना इंजन सेट करना है एक किस्म का टेम्पलेट्स वेरिएबल दिया मैंने टेम्पलेट्स डेट्स की स्पेलिंग ठीक नहीं है या टेम्पलेट और यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम दे दिया यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है टेम्पलेट्स यहाँ पे क्या आएगा बताओ व्यूज व्यूज क्योंकि मेरी डायरेक्टरी का नेम व्यूज है वही काम जो मैंने यहाँ पे किया था ये वाला ये 2 लाइनों में हुआ था यहाँ पे 1 लाइन में हो गया इंजन भी सेट हो गया और उसे डायरेक्टरी भी दे दी ठीक है चलें हमारा इंजन सेट हो गया और हमारा इंजन भी आ गया और हमारी ऐप भी बन गई अब हम अपना राउट बनाते हैं ऐप हम ऐप को रन कर लेते हैं ठीक है जैसे हम पहले रन करते हैं इसमें पाइथन रन करते हैं ये तरीका है ओके यूबीकॉन को इंपोर्ट कर लेते हैं और तो ये यूबी इसको रन कर लेते हैं तो रिलोड पे लगाया हुआ है मैंने रिलोड भी कर लेता हूँ मैं सॉरी लोड 2 कर लेते हैं क्या तो ये रन होते रहे इसमें हमें नोट देखिए पाइथन में हमें काफ़ी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हमें नोडेमोन नहीं करना पड़ा ठीक है पाइथन थी इसलिए इसमें हमें क्या होगा यूनिकॉर्न है यूनिकॉर्न नहीं है इसकी तरह यूबीकॉन 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 पी रन मेन डॉट पी मस्ट बी रिलोड और ये स्ट्रिंग का है ना उसमें तो भाई कुछ कर देगा सर्वर पहले से यूज हो रहा है ये वाला लोडिंग ASDI ऐप इंपोर्ट स्ट्रिंग ऐप मस्ट बी इन फॉर्मेट मॉड्यूल ओके मॉड्यूल पहले कहते हैं मॉड्यूल पहले हो फिर एट्रीब्यूट हो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेन ऐप अब हमारी ऐप स्टार्ट होगी अब इस पे जाते हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ शो नहीं होगा हमने कोई राउट ही नहीं बनाया अब हम पहला राउट बनाते हैं जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे लेकिन यहाँ पे बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है
अब एड्स का साइन लगाते हो डॉट गेट, जैसे ही यहाँ पे ये कमांड यहाँ पे हिट आएगा ये फंक्शन चलेगा। इसमें हम अभी रिटर्न करने के लिए क्या कर रहे हैं, रिटर्न सिर्फ हेलो वर्ड कर रहे हैं, रिटर्न वर्ड, ठीक है। जैसे ही यूजर यहाँ पे हिट करे तो हेलो वर्ड नजर आए, ये मैंने हेलो वर्ड आ गया, हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या सेंड करना है, तो यहाँ पे क्या रेंडर करवाना है, एक HTML का टेम्पलेट रेंडर करवाना है, ठीक है। उसके ओके। लिए हमें यूज करना पड़ता है जिंजा प्लेट्स। ये इसमें ये तरीका है HTML का टेम्पलेट रेंडर करवाने का। टेम्पलेट लिखना है जो हमने इंजन बनाया था, ठीक है। तो टेम्पलेट रिस्पॉन्स अपने टेम्पलेट का नेम, अपने टेम्पलेट का वो दिया, नेम दिया, अपनी फाइल का नेम दिया HTML की ना, यहाँ पे रिक्वेस्ट ओके। दे दिया, इसका सिंटैक्स है, आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। पर अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, अब मुझे यहाँ पे मेरा पेज शो क्लियर हो गया, उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट के जरिए भी रेंडर किया था, हमने पाइथन के जरिए रेंडर कर दिया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ लें मुझसे। हाँ उनका यहाँ पे किसी को भी लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये नहीं, मैं प्रोडक्ट तो डॉट एचटीएमएल का पेज बनाया हुआ है ना? हाँ जी, HTML पेज बना हुआ है। और रेंडर कैसे होना था मुझे बता। वही मैं कह रहा था, मैं थोड़ा आया नहीं था, थोड़ा लेट हो गया। प्रोडक्ट.html का पेज है, ठीक है। तो ये रेंडर कर रहे हैं, ये अब फास्ट सीपी रेंडर कर रही है, ना कि जावास्क्रिप्ट। ये वही सर्वर साइड रेंडरिंग है जो हमने जावास्क्रिप्ट में की है, नोड में की है। यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है, सारी सी बात है, लैंग्वेज डिफरेंट है, काफी चीजें सेम है, ठीक है। काफी चीजें सेम है, सेम टू सेम की ऐप बनी हमारी, टेम्पलेट हुआ, लेकिन यहाँ वहाँ पे EGS था, यहाँ पे जिंजा था, वहाँ पे रेंडर करने का तरीका थोड़ा अलग था, यहाँ पे तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। चलें, अब हमें क्या करना है, इसको डायनेमिकली रेंडर करना है। हम चाह रहे हैं डाटा स्टैटिक ना हो, डाटा बेस से आए, ठीक है। अब हमने क्या किया था, FS मॉड्यूल का यूज किया था, पाइथन में इसकी जरूरत नहीं है। पाइथन में अपना बिल्ट इन होता है, ठीक है, फाइल को लोड, फाइल को रीड करने का, हम वो यूज करने लगे विद ओपन एरेज। फाइल का नेम है डक्स ठीक है, इंपोर्ट कर लिए। और ठीक है, तो ये हमने वही काम डाटा जो यहाँ पे कर रहे थे इसके अंदर ये वाला काम कर लिया, ठीक है। ये वाला काम हमने यहाँ पे कर ठीक लिया, है। ये तो नीचे कर ले ऊपर कर ले मसला नहीं है, बस कर ले, कल हो गया हमारे पास। हमने इस डाटा को कहाँ पे सेंड करना है, जैसे हम यहाँ पे डाटा सेंड कर रहे थे, जब रेंडर कर रहे थे हम डाटा सेंड कर रहे थे ना साथ, तो ये डाटा यहाँ पे अब डाटा भी सेंड करना है हम, रिक्वेस्ट के साथ हम अब क्या करेंगे, डाटा भी सेंड कर देंगे। ये आपका डाटा है, ये हमने डाटा सेंड कर दिया। अब हमें पता है कि डाटा वेरिएबल हम कहाँ पे जाके पकड़ सकते हैं, कहाँ पे पकड़ सकते हैं, इसमें आके इस डाटा वेरिएबल को पकड़ सकते हैं, ठीक है। पता है यहाँ पे डाटा वेरिएबल होगा, हम जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में किया था कि हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखी थी ना इसके अंदर ऐसे करके, ऐसे ही अब हमने पाइथन लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको लिखने का सिंटैक्स ये है, ये वाला कॉलन वाला है, जावास्क्रिप्ट लिखने का सिंटैक्स होता है, मुझे ये वाला याद था। अच्छा, ओके। तो सिंपल सी पाइथन फॉर प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रहा है, मुझे चलाएं, मैंने लिखा है फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, क्या ये चलेगा, यहाँ पे सेंड क्या कर रहा हूँ, डाटा, ठीक है। अभी मैं सेंड डाटा कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं कैसे गेट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, आ रही है। मम्मी बताएंगे चलेगा कि नहीं चलेगा। यहाँ पे आगे फॉर लूप एंड भी कर देता हूँ, अभी मैं कुछ प्रिंट नहीं कर रहा, फॉर लूप एंड कर रहा हूँ बस। ये सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, इसलिए मैंने कहा था उसका भी याद नहीं करना, इसका भी याद नहीं करना, बस ये देख लेना क्या लगाना है। तो ये एंड फॉर लूप स्टार्ट हुई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझिए एंड होगी, इसके सेंटर वाला कोड सारा फॉर लूप के बॉडी के अंदर, ठीक है। कोड जितनी बार फॉर लूप चलेगी उतनी बार कोड चलेगा। अब मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे एक प्रोडक्ट कहाँ से आ गई, तो खुद ही आ गई, दोबारा रिलोड करूँ, दो बार रिलोड, इसने दो बार चला दिया, ठीक है। और प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे प्रिंट कर, अच्छा पहले यहाँ पे आते हैं, यहीं पे कर लेते हैं।
मैं एक नेम चेंज कर रहा हूँ, इमेज चेंज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट डॉट आइकन कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है, आइकन चेंज होनी चाहिए, आइकन ही गायब होगी यहाँ पे, चेंज थे खाक होनी थी, आइकन गायब हो, एचटीएमएल की पूरी फाइल को कर रहा है ना? HTML की पूरी फाइल को एंटर कर रहा है, ठीक है। मसला क्या हो रहा है मुझे ये बताएं। डेटा करना चाहिए। अगर आप कहते हैं मैं डेटा करता हूँ फॉर प्रोडक्ट इन डाटा, ठीक है, मैं डाटा कर देता हूँ, तो कुछ भी नहीं आ रहा। एक फास्ट एपीआई की देखिए फायदा भी फास्ट एपीआई में, कभी भी हमारी ऐप नहीं क्रैश हो रही, नहीं आ रहा है यहाँ पे, काम नहीं हो रहा अलग बात है, लेकिन फास्ट एपीआई ने क्रैश भी होने नहीं दिया, इथन ने, या इसने क्रैश भी नहीं होने दिया ऐप को। लेकिन ऐसी सूरत में बग ढूंढना मुश्किल नहीं होगा वैसे? ढूंढना वही, तो आपको इजीनेस मिल रही है तब आपको मुश्किल भी देखनी पड़ेगी सारी। अब हमने फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट डाटा लगा के देख लिया, हमने प्रोडक्ट्स लगा के देख लिया, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट लगा के देखिए क्या होता है। यस। वो में हमें उसके अंदर अरे होगी प्रोडक्ट्स की। अच्छा अब देखते हैं क्या होता है, अब आ गया डाटा, वही काम ये था। अब क्या हो रहा है, ये डाटा सेंड कर रहे हैं लेकिन इस वेरिएबल के अगेंस्ट, की के अगेंस्ट, तो हम की के जरिए से गेट करेंगे। वहां पे हमने डायरेक्टली डाटा सेंड किया था भाइयों, ठीक है, वहां पे भी हम की के अगेंस्ट कर सकते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसा है प्रोडक्ट क्या, यहाँ पे भी हम की के अगेंस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। फिर हम इसके जरिए गेट करेंगे, और यहाँ पे भी हमने वही काम किया, मैं इसलिए आपको, इसलिए मैंने वहां पे नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे किया, आपको पता लग जाए। हम ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे तब कैसे आपने गेट करना है उसको, जब हम वैसे करेंगे तब कैसे गेट करना है, ठीक है। यस। अब इसको वापस कर देते हैं ताकि इसको कुछ चेंज ना हो, हम अपनी HTML में वापस आ जाते हैं, हमें डाटा मिल रहा है, हमें इसको रेंडर करना है सारा फाइल में, ऐसे बस सिंपल वेरिएबल बनाने हैं, ये फाइल में आ जाए। अब बीफ लगेगी क्या, लगाने के डालते स्टॉक आ जाएगा, एल्स ये आ जाएगा, ठीक है। पाइथन का सिंटैक्स यूज किया है, पहले जावास्क्रिप्ट का वापस जाते हैं, ये वैसे का वैसे जो होगा, डाटा सारा सही शो हो रहा है, रियल डाटा शो हो रहा है, रियल प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। हम एक डिलीट करके भी चेक कर लेते हैं कि अगर डिलीट कर दूं मैं एक प्रोडक्ट यहाँ से, एग्जाम्पल मैं 5 प्रोडक्ट डिलीट कर देता हूँ, सॉरी क्या होगा, 6 प्रोडक्ट वहाँ से रिमूव होंगे फ्रंट एंड से, तो रिफ्रेश करता हूँ, ये डिलीट नहीं, मसला कहाँ पे आ रहा है मुझे बताएगा, मैंने 6 प्रोडक्ट डिलीट किया है, वहाँ से रिमूव क्यों नहीं हुआ। डायरेक्टली नहीं हो रही है। बताया मुझे क्या मसला है। क्या हुआ? मैंने डेटाबेस में से 6 प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया है ये वाला, लेकिन ये अभी भी यहाँ पे शो करवा रहा है। लेकिन वो रिफ्रेश नहीं होगा। मैं रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश कर दिया, क्या वो मसला क्या था, मैंने सोचा कि मसला क्या है, अब क्यों रिमूव हुआ है, पहले क्यों नहीं रीलोड हुआ था। क्योंकि रीलोड हो जो जो रीलोड पे लगाया रे हुआ से डाटा आ रहा था तो रीलोड पे हमने चेंज। लगाया, रीलोड पे हमने लगाया हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रीलोड क्या करता है, ऐप को दोबारा रन करता है, ना कि इस डाटा को दोबारा रीड करता है। डाटा एक बार रीड हो गया स्टार्ट पे, डाटा में चेंजिंग की जाती है, ठीक है। इसके लिए इसके पास पहले से वेरिएबल पड़ा था, फिर उसी वेरिएबल से डाटा दिखाया, ना कि इसने दोबारा से वेरिएबल बनाया, ऐप हमने दोबारा रन की ना, जा रही है, सही। तो ना इसका कि इसने, इलाज क्या है? इसका इलाज हमने ऐसा करना ही नहीं होता, डेटाबेस के साथ सिंक, जब हम डेटाबेस होती है उसके साथ सिंक होता है हमारा कोड, इसके साथ तो सिंक नहीं है ना, ये फाइल थी सिंपल, सही। ये सिंपल फाइल थी, उसके साथ हमारा कोड सिंक होता है, ठीक है।
जैसा काम चेंज करते जाओगे यहाँ पे भी होता जाएगा। है जी, बस हमारा फास्ट एपी में काम हो गया। अब पाइथन में इजी हुआ है कि फास्ट एपी में, सॉरी, फास्ट एपी में इजी हुआ है कि नोड में इजी हुआ था। दोनों काम सेम किए। बताएं किस में इजी हुआ था, कंपैरिजन करें। मुझे वैसे फास्ट नोड एक्सप्रेस एपीआई सही लगा, फास्ट भी मुझे तो नोड सही लगा, मैं सारे फास्ट जल्दी एपी काम वाले कर लिया। सारे फास्ट एपी वाले वो कह रहे हैं जिन्होंने फास्ट एपी, जिन्हें पाइथन पढ़ी हुई है, जिनको पाइथन पसंद है। नोड वो कह रहे हैं जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है। मैं तो बैठे बैठे प्रोजेक्ट बना ली इतने आराम से, इतना मजा आया बनाने में। आप बहुत प्यारा बताएं। सा। जी, यस। अच्छा, मुझे मजा आता है ज्यादा पाइथन में, लेकिन किसी किसी पॉइंट पे जाके इसमें मसले बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं डिबग करना। ऐसे यही मसला जो अभी हमें आ रहा था, प्रोडक्ट्स क्यों नहीं शो हो रही यार, सब कुछ सही किया मैंने, कि एरर नहीं दिखा रहा ये। एरर दिखाना बनता है कि डिबग करना आसान हो। ये तो मुझे पता था क्योंकि मैं पहले सिर कपाया हुआ है इस चीज पे। मुझे पहले नहीं पता था ना, जब आप फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं ये काम, मैंने आपको ये एरर ना बताता तो आप लोग सिर पड़ के बैठे रहते, यहाँ पे भी सब चीज ठीक है, यहाँ पे भी सब ठीक है, प्रोडक्ट क्यों नहीं शो हो रहे यार। कभी कभी इस पाइथन में मसला इससे है कि यार, मतलब गुस्सा आता है इस ये चीज से कि बिगिनर भाई फ्रेंडली एरर्स। नहीं है मतलब। हाँ, बिगिनर फ्रेंडली नहीं। और एक और मसला है, थ्रेडिंग का किसको आइडिया है, थ्रेडिंग का। थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग की बात कर थ्रेडिंग, रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग। जो पाइथन है ना, पाइथन है जो फास्ट एपीआई है, बेसिकली फास्ट एपीआई है मल्टी थ्रेडिंग बैकएंड में। जो आप ऐप बनाते हैं ना, ये मल्टी थ्रेड पे चलती है, मल्टी थ्रेड आप बना सकते हैं। इसलिए इसमें हर जगह एसिंक यूज होता है, एसिंक अवेट, एसिंक अवेट, एसिंक अवेट यूज होता है। ठीक है? कि यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड चलते हैं, मल्टीपल थ्रेड को हैंडल करते हैं। ठीक है? इसका हमें फायदा भी है, इसका हमें कहीं कहीं पे जाकर नुकसान भी है। जब हम अगर फायदे की बात करें तो हम अपनी ऐप को जल्दी चला सकते हैं। ठीक है, हम काम डिवाइड कर देंगे थ्रेड्स में, काम अपना एक ही टाइम पे मल्टी थ्रेड चल रहे हैं तो अपने अपने काम कर रहे हैं और आके ज्वाइन हो रहे हैं एक बार। ठीक है, फायदा है। लेकिन जब हम थ्रेड निकालते हैं ना अपनी ऐप से, उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। उनको ध्यान से देखना है कि भाई वापस आके भी ज्वाइन करेंगे। अगर एक थ्रेड निकला है तो वो नहीं सही से मिला ना आपको वापस आके देखिए लाइन एक ही चल रही होती है। एग्जाम्पल ये लाइन है ना, लाइन करो, तो लाइन नहीं है। मुझे बस थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की वजह से ये ना देखिए, फास्ट एपी अच्छी फॉर नहीं एग्जाम्पल लगती। ये लाइन है, स्टिकनेस ज्यादा जावास्क्रिप्ट, ये लाइन जा रही है ना ये वाली। ठीक है, यस। अब आपने फास्ट एपी में क्या किया, एक लाइन यहाँ पे निकाल दी, इसी लाइन के अंदर एक लाइन यहाँ पे निकाल दी, एक लाइन यहाँ पे निकाल दी, एक लाइन यहाँ पे निकाल दी, एक लाइन यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, अब आपने जो लाइनें निकाली है ना, ऐप जब स्टार्ट हुई है, वो लाइनें दोबारा मैच भी होंगी इस लाइन पे आके दोबारा, तो मैच नहीं होंगी ना, कंबाइन नहीं होंगी दोबारा आके, आपकी ऐप क्रैश कर जाएगी। कहेगा भैया ओके। आपने लाइफ साइकिल स्टार्ट किया था, इसको एंड किसने करना है, तो एंड भी करो। पाइथन क्या करता है, इस लाइफ साइकिल को स्टार्ट करता है, मैक्सिमम टाइम पे वो एरर दिखा देता है, लेकिन कभी कभी एरर दिखाता ही नहीं। इस थ्रेड को स्टार्ट करेगा, इस थ्रेड में यहाँ पे कोई एरर आया, उसने वहीं पे हैंडल कर दिया, कुछ भी नहीं दिखाया, बस वो थ्रेड को मार दिया उसने। हम काम कर भी रहे होते हैं, हमें आंसर नहीं मिल रहा होता, थ्रेड चल रहा होता है, उस थ्रेड में एरर आता होता है, और वो थ्रेड को वहीं पे हैंडल करके उसको डेड कर देता है। ठीक है, ऐप हमारी क्या चलती रहती है। क्या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इसमें लॉजिकल एरर ज़्यादा होते हैं और जो नोड जैसे उसमें सिंटैक्स एरर यानी इसको कैच अब करना आसान होता है क्योंकि उसमें अब लॉजिकल दूसरी बात, एरर्स। अब मैं दूसरी जी बात जी। बताता हूँ, सेकंड। जो नोड ऐप है ना, वो सिर्फ सिंगल थ्रेड पे चलती है, उस पर मल्टी थ्रेडिंग आप कर ही नहीं सकते। हम्म। नोड में सिंगल थ्रेड पे ऐप चलती है, एक ही थ्रेड पे सब कुछ करना है आपने, थ्रेडिंग कर ही नहीं सकते। अब आप कहोगे कि वहां पे ऐप स्लो होगी, नोड में एक ओके। कॉन्सेप्ट है इवेंट लूप का। यस। मैंने आप लोगों को किसी को नोड नहीं, मैं स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपकी अपनी मर्जी पढ़ना है। कि नोड में कॉन्सेप्ट होता है इवेंट लूप का, वो इस चीज को हैंडल करता है। नोड में हमें एक मिलती है कि हमें एक थ्रेड में सारा काम हो रहा है, हमें पता है कि पीछे से क्या काम होके आ रहा है, और अगर एक भी काम खराब हुआ तो वहां भी रुक जाएगा। अगर मेरी हम्म। नोड की ऐप है ना, उसमें मिलियन यूजर आए हैं ना, तो मिलियन यूजर ने एक ही थ्रेड यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी नोड की ऐप पे आए, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई है मेरा।
आवाज ब्रेक हो गई आई थिंक। जब नेट चला गया। उनको कोई मैसेज करके बता दे क्यों। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? जी अब आ रही है, अब पहले आ नहीं रही है। अच्छा, तो मैं कहाँ पे आप मेरी वॉइस कट हुई मुझे बताइएगा। जैसे शुरू किया आपने किस वन चीज़ का? नोड का? वो जब एक आपने नोड का एक थ्रेड होती अच्छा, है और इवेंट लूप नोड हैंडल करना नोड होता की नोड की एक थ्रेड होती है, उसमें इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। मैंने आपको नेम बता दिया, अब आपको बनता है कि इवेंट लूप को जाकर पढ़ेगी क्या होती है इवेंट Yes. लूप, ठीक है? अच्छा, है। Yes. नोड में इवेंट लूप होती है। अब नोड एक थ्रेड पे चलती है, मींस कि अगर मेरे 1000 यूजर भी है ना, वो सारे एक थ्रेड को यूज करें। आसिफ में क्या होता है, हर यूजर का अलग थ्रेड बन जाता है, ठीक है? Okay. उसकी अलग लाइफ साइकिल चल जाती है। नोड में एक थ्रेड चलता है, उसने सब कुछ मैनेज करना है। तो नोड है ब्लॉकिंग की साइड पे, आसिफ है नॉन ब्लॉकिंग की सिंक्रोनस। साइड पे। हाँ, नोड सिंक में चलती है एक के साथ। तो लाख यूजर भी आए हैं तो वो भी एक ही थ्रेड पे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 यूजर आए हैं, उसमें से एक यूजर ने डाटा लोड करना था फाइल में से, वो काम बहुत लंबा है, ठीक है? दूसरे यूजर ने सिर्फ क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है? दो काम है, Yes. एक ने डाटा लोड करना है, दूसरे ने लॉगिन करना है। अगर आपने डाटा लोड वाला काम ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, जब तक डाटा लोड नहीं हो जाता दूसरा यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा। Okay. जब तक डाटा लोड नहीं हो जाता दूसरा यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा। अब कितना बड़ा फ्लो है ये, Yes. और यही लाखों यूजर के लिए होगा। तो अब आपने जब फास्ट नोड की ऐप बनानी होगी तब आपने देखना होता है कि कौन से काम ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, उनको मैं इवेंट लूप के अंदर रख दूं। ये कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जब कोई ऐप बिल्ड कर रहे होते हैं तब हम ये देखते होते हैं। हम काम प्रैक्टिस करके ये देखते नहीं होते कि ऐसा कोई काम जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा उसको मैं इवेंट लूप के अंदर रख दूंगा। इवेंट लूप क्या करता है, एक तरह का मल्टी थ्रेडिंग करता है। अब सारे आपसे कोई भी पूछेगा कि नोड क्या है, मल्टी थ्रेड है या सिंगल थ्रेड है, ठीक है? उसका आंसर है कि सिंगल थ्रेड है। फिर वो आपसे पूछेगा फिर इवेंट लूप क्या करता है। इवेंट लूप क्या करता है, मल्टी थ्रेडिंग का जो काम होता है ना उसी को काम करता है, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग के बगैर करता है। वैसे ही काम करता है लेकिन मल्टी थ्रेडिंग के बगैर करता है, ठीक है? आप ये समझ लें, जैसे बिहेवियर जी ऐसे बोलिए। शो करता है बट होता नहीं है मल्टी थ्रेडिंग। होता नहीं है वो मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है? वो इस सीन को हैंडल करने के लिए इन्होंने इवेंट लूप लगाया हुआ है। अल्टीमेटली हम फास्ट एपीआई की जैसी चीजें हैंडल कर लेते हैं लेकिन नोड में कर लेते हैं। तो नोड बहुत ज्यादा फास्ट है पाइथन के जरिए। इसके अब मैं उसमें आगे हूँ लैंग्वेज के, जब हम एक टर्मिनल पर लैंग्वेज रन करते हैं ना, तो जो इंटरप्रेटर का टाइम है, जो इंटरप्रेटर होता है हमारा, कोड रीड करने का टाइम है, पाइथन का अगर आप 1 मिनट लगाएं तो नोड का है 10 सेकंड, ठीक है? जावास्क्रिप्ट का, सॉरी। इतना फर्क है इन दोनों में। इसलिए आपको जब भी कोई आएगा वेबसाइट बनवाने, वो यही कहेगा कि भाई मुझे रिएक्ट में फ्रंट एंड लिख के दो, मुझे नोड में बैक एंड लिख के दो। जो वेबसाइट बनाने आते हैं अच्छी वाली, कभी नहीं आपको कहेगा कि मुझे फास्ट एपीआई में फ्रंट बैक एंड लिख के दो या फिर मुझे टेलमेंट में फ्रंट एंड बना के दो। यही कहेगा रिएक्ट में फ्रंट एंड, नोड में बैक एंड। अब नोड में बैक एंड तो बन जाएगा। अब क्या करते होते हैं, जो अब का सीन चल रहा है, हम नोड में वेबसाइट का बैक एंड बनाते हैं, लेकिन अगर हमने कोई एआई, अब मैं एआई की बात करेंगे, एआई इंप्लीमेंट करनी हो, ठीक है, हम क्या करते हैं उसके साथ फास्ट एपीआई के अंदर एआई का बैकएंड बना देते हैं। दो बैकएंड होते हैं, मेन बैकएंड नोड होता है, ठीक है, और जिस एंड पॉइंट के ऊपर मुझे एआई चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नोड के एंड पॉइंट के अंदर नीचे फास्ट एपीआई का एंड पॉइंट रख देता हूँ कि ये नोड का एंड पॉइंट मेरे फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट को हिट करेगा। क्या हुआ, मेरी मेरा एआई मेरे फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट पे चल रहा है, मेरा नोड वेबसाइट मेरे नोड के बैकएंड पे चल रही है। वेबसाइट के अंदर कोई भी अगर एआई को यूज करना चाहता है, वो एक नोड का एंड पॉइंट हिट करेगा और एंड पॉइंट अल्टीमेटली फास्ट एपीआई को हिट करेगा और फास्ट एपीआई उसको रिस्पॉन्स देगा। अब ये थोड़ा मसला है, ठीक है, दो बैकएंड क्यों चलाने हैं ऐसे ही। यस। इसीलिए ओपन एआई एजेंट एसडीके का दूसरा वर्जन किसने पढ़ा है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, इसीलिए आया है, ठीक है? आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिख लें सब कुछ। टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट ही होती है ना, यस। इसीलिए अब सब कुछ, अब जितनी भी नई चीजें आ रही हैं सबसे पहले आती हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। अब यही सारी टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो रही है, आप शायद देख रहे हैं शायद नहीं देख रहे हैं कि
आप एमसीपीस जो सारे आए ना, सारे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखे हुए हैं। जब आप हम एमसीपी पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमें पता लगेगा ये भी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, ये भी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, सारे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखे हुए हैं, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ओके। तो वो इसलिए लिखे हुए हैं कि हमने बैकएंड नोड का यूज करना है, और नोड के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज होती है, हमें जावास्क्रिप्ट भी यूज करनी है, हमने एआई भी यूज करनी है। मसला ये था कि एआई के लिए पाइथन चाहिए, और पाइथन नोड के अंदर चलेगी नहीं, ठीक है। हमने एआई को शिफ्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर, कि हमें नोड चाहिए ही चाहिए। हम एआई भी जावास्क्रिप्ट के अंदर फास्ट एपीआई साइट पे हो रही है राम नाम से, ठीक है, पाइथन साइट पे हो रही है। तो इसलिए नोड पे पढ़ना, जावास्क्रिप्ट बहुत जरूरी है पढ़ना, अगर आपने आगे जाना है। जावास्क्रिप्ट के बगैर भी कुछ नहीं होगा, मेन लैंग्वेज ही लैंग्वेज की ये है। अच्छा लग रहा है जावास्क्रिप्ट को इज्जत मिलती है देख के। जावास्क्रिप्ट बहुत देर से पहले से, जावास्क्रिप्ट किसकी बेस में बताओ, जावास्क्रिप्ट के बैकएंड पे क्या चल रहा होता है, इस लैंग्वेज जैसे पाइथन सी प्लस प्लस में लिखी गई है, जावास्क्रिप्ट किस पाइथन के भी लैंग्वेज में पीछे लिखी गई है, C++ ही चल रही होती है ना। पाइथन सी प्लस प्लस में लिखी गई है, तो जाहिर सी बात है यस, जिसने सी लिखी है पाइथन ना है। उसने सी प्लस सी, तो जावास्क्रिप्ट किस में लिखी गई है। मेरे ख्याल में वो भी C++ से ही लिया गया है हाँ जी, सी तभी। प्लस प्लस तो सी यूज हुई है। अब जब सही। गूगल जब गूगल पे जाते हो ना, आप गूगल के इंटरव्यू लेते हो, ठीक है, मतलब आपको मैं लेवल बता रहा हूँ कि जब बड़ी कंपनी से इंटरव्यू होता है, तो वो ना आपसे जावास्क्रिप्ट पूछते हैं, ना आपसे पाइथन पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं सी प्लस प्लस का, सी शार्प का। इसीलिए हमारे में स्कूलों में आज तक सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती है। सबको लगता है फजूल है, क्या पढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट वो है जो कोर लैंग्वेज है, ठीक है, हर चीज उसके ऊपर बिल्ट हुई है, हर लेयर्स लगी हुई है। सी प्लस प्लस के ऊपर लेयर लगी, पाइथन बन गई, ठीक है, ऐसे लेयर्स लगी हुई है। जब हम हाई लेवल कंपनी का इंटरव्यू देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमसे सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट पूछते हैं। अब जब एक लेयर लगती है ना, सी प्लस प्लस के ऊपर लेयर लगी, पाइथन बनी, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट वो लेयर हैंडल कर लेती है हमारे लिए, हमें वो चीजें देखनी नहीं पड़ती, ठीक है। तो हमें उन चीजों को पता नहीं होता। सी प्लस प्लस में क्या है, जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, ने सर्वर साइड रेंडरिंग की है, हमें एक लेयर का पता लगा कि भाई एक लेयर ईजीएस लेयर भी होती है, तो क्रोम खुद ही हैंडल कर रहा है हमारे लिए, पता लगा है ना हमें ईजीएस है जिसमें टेम्पलेट की यस। लेयर भी होती है। इसी तरीके से जब हम लेयर्स लगाते हैं, तो जब एक लैंग्वेज के ऊपर दूसरी लैंग्वेज की लेयर लगती है ना, तो काफी चीजें पीछे रह जाती हैं जो हमें पता ही नहीं लगती। स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए इंटरव्यू में पूछते हैं सी प्लस प्लस के बारे में, और वो कोडिंग भी आपसे सी प्लस प्लस में ही करवाते हैं, ठीक है। ओके। सी प्लस प्लस सीखना बहुत जरूरी होता है अगर आपने कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, कोई बड़ी कंपनी, गूगल का या याहू ओके। किसी का। हाँ जी, इजाजत है मुझे, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। रिकॉर्डिंग कर ली थी आपने भाई। यार 80%। थैंक्स। अरे नाम है अखिल भाई, वो आपने फायर बेस वाला काम कर लिया। फायर बेस वाला काम कौन कर रहा है, अच्छा फायर बेस वाला काम चलिए। कौन कर रहा है, क्यों कर वो रही हो, क्यों। वो ऐसी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन रहती थी उसकी।